दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 276 ताइजुए संप्रदाय का मार्ग। 50 वर्षों की साधना के बाद मुझे वास्तव में एक ऐसी लड़की ने हरा दिया जिसकी साधना का स्तर मुझसे कम था और मैं पलटवार करने में पूरी तरह से असमर्थ था। उस शाम होने वाले स्पैरिंग मैच के बारे में सोचते हुए सनमोख सिंह का दिल दुख से भर गया। वह उनके जीवन का सबसे अपमानजनक क्षण था। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके किसी भी मंत्र का असर बादलों की निगाहों से नहीं बच सकता, जो हमेशा उसकी कमजोरियों को ढूंढ लेते थे, जिससे वह युद्ध में बेहद निराश महसूस करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह गिरा तो युनकाई ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसे गहरा आघात लगा। तुम्हारी साधना तकनीक और मंत्र बहुत ही निम्न स्तर के हैं और तुम्हारे जादुई हथियार भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिरकार तुम एक बागी साधक हो। यदि तुम भविष्य में किंगशियाओ संप्रदाय को अपना जीवन समर्पित करोगे तो तुम और भी शक्तिशाली बन जाओगे। ये किस तरह का दुष्ट साधक है? वह जियांग द्वीप का शिष्य है। दरअसल उसकी कमजोर क्षमताओं और जादू के कारण एक लड़की ने उसका मजाक उड़ाया था। जब सनमोख सिंह ने युनकाई की जीवंतता के बारे में सोचा तो उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दूसरा पक्ष उन शब्दों को कहने के लिए योग्य था। चाहे साधना की तकनीक हो या मंत्र, युनकाई स्पष्ट रूप से उससे श्रेष्ठ है। बस फर्क इतना है कि युनकाई के पास कोई शक्तिशाली जादुई कलाकृति नहीं है। शक्तिशाली जादुई कलाकृतियों के बिना भी युनकाई उसे बिना पलटवार का मौका दिए ही हरा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग द्वीप की मार्शल आर्ट तकनीकें वास्तव में किंगजियाओ संप्रदाय की तकनीकों से हीन हो? सनमोख सिंह का मन डगमगा उठा। हालांकि उसकी साधना तकनीक जियांग द्वीप पर सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से औसत से ऊपर थी। किंगशियाओ संप्रदाय का हुनयुआन धर्मग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसे अधिकांश शिष्य सीख सकते हैं। उन्हें अचानक हुनयुआन सूत्र के बारे में एक विचार आया। बादलों की ऊर्जा उसे बहुत शुद्ध प्रतीत हुई, जो अन्य साधकों की अराजक ऊर्जा से बिल्कुल अलग थी। चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलिए किंगशियाओ संप्रदाय की तकनीकों को आजमा कर देखते हैं। सनमोख सिंह की आंखें धीरे धीरे कठोर हो गईं। उसने अपने आंसू पोंछे, यह महसूस करते हुए कि शायद ये कोई कठिनाई नहीं है। कम से कम उसने किंगशियाओ संप्रदाय में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली है और अब उसे बस एक बागी साधक के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने की जरूरत है। फिर उसने जियांग द्वीप के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सोचा। अगर यूनकाई की साधना का स्तर उनके बराबर हो जाए तो क्या होगा? इस तरह सोचने पर उसे थोड़ी उम्मीद जगी। जियांग द्वीप पर उनके जैसे शिष्यों का सम्मान नहीं किया जाता है, कम से कम उतना आराम से नहीं जितना कि किंगजियाओ संप्रदाय में किया जाता है। विचारों में डूबे हुए सनमोख सिंह की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई और आंतरिक चोटें लगने के कारण उन्हें नींद आने लगी। अंततः उन्हें पता भी नहीं चला और वे सो गए। अल्पविराम। युनकाई ने 9वें स्तर के पोषण सार क्षेत्र में एक दुष्ट साधक को पराजित किया। ये खबर संप्रदाय में तेजी से फैल गई। हालांकि सनमोख सिंह की पहचान उजागर नहीं हुई, लेकिन जब भी वह अन्य शिष्यों को इस बारे में बात करते सुनता तो उसे बेचैनी महसूस होती थी। उसके बाद के दिनों में उसका जीवन अपरिवर्तित रहा। केवल कभी कभार मिलने वाले अवकाशों के दौरान ही यूलिंग हॉल का प्रमुख उससे मिलने आता और उसे किंगशियाओ संप्रदाय के इतिहास और वर्तमान स्थिति से अवगत कराता था। किंगशियाओ संप्रदाय को पूरी तरह से समझने के बाद सनमोख सिंह ने ली किंगकियू के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। किंगशियाओ संप्रदाय का उदय वास्तव में आसान नहीं था। दुर्भाग्यवश वह पहले से ही एक संप्रदाय का सदस्य था, इसलिए वह केवल सहमति जताने का दिखावा ही कर सकता था। लेकिन क्यू देख सकता था कि झांग यूचुन की वफादारी उसके और किंगशियाओ संप्रदाय के प्रति धीरे धीरे बढ़ रही थी। हालांकि तेजी से नहीं, लेकिन यह एक अच्छा संकेत था। इसलिए उसने झांग यूचुन को सनमोख सिंह पर विजय प्राप्त करने दी। जून का महीना आ गया और अंततः मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के शीर्ष 64 फाइनलिस्टों का निर्धारण हो गया। शीर्ष 10 फाइटरों का चयन अगले महीने किया जाएगा। शीर्ष 64 में से सबसे कम साधना स्तर वाले व्यक्ति ने भी पोषण युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, जो कि किंगशियाओ संप्रदाय की ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त है। 20 वर्ष पूर्व पोषण उत्पत्ति क्षेत्र में 6ठे स्तर का एक साधक ही दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। अकेले किंगशियाओ संप्रदाय में ही ऐसे 64 अद्वितीय गुरु थे जिनमें द्वंद्व युद्ध में भाग न लेने वालों को शामिल नहीं किया गया था। किंगशियाओ संप्रदाय की शक्ति 9 प्रांतों में फैल गई, जिससे अधिकाधिक मार्शल आर्टिस्टों की प्रशंसा प्राप्त हुई। अमरत्व की खोज का प्रचलन शुवान राजवंश के दौरान उभरने लगा। अल्पविराम। तेज रोशनी से जगमगाते हॉल में शेन यू और यान दाओजोंग चित्रों और शब्दों से खुदी हुई एक दीवार के सामने खड़े थे, जबकि बाइनिंग रथ थोड़ी दूर पर टहल रही थी। महल की छत एक उल्टे समुद्र की तरह दिखती थी, जिसके भीतर विशाल क्रिस्टल जड़े हुए थे, जो प्रकाश बिखेरते हुए पूरे हॉल को चकाचौंध कर देते थे। बाइनिंग एड ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शेन यू और दूसरा व्यक्ति अभी भी दीवार को घूर रहे थे। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। मैं इसे कब से देख रही हूँ। इस तरह के इतिहास में ऐसा क्या दिलचस्प है? बाइनिंग एड ने मन ही मन बुदबुदाया। वह जल्द से जल्द इस अनजान भूमि का भ्रमण करना चाहती थी। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि इस गुप्त क्षेत्र में कई अवसर छिपे हैं और एक बार इसकी खोज हो जाने पर यह निश्चित रूप से संप्रदाय को लाभ पहुंचाएगा और वह इसमें एक महान योगदान देंगे।
मानो बाइनिंग एयर के विचारों को सुनकर शेन युए ने अपनी निगाहें हटा ली, अपना सिर घुमाकर यानदाओ संप्रदाय की ओर देखा और पूछा, आप ताइजुए संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हैं? जब यान दाओजोंग को होश आया तो उसने आह भरते हुए कहा, ताइजुए संप्रदाय का मार्ग हमारे किंगशियाओ संप्रदाय के मार्ग जैसा ही था। उन्होंने मार्शल आर्ट के माध्यम से दाओ में प्रवेश किया और ताइजुए गठबंधन से ताइजुए संप्रदाय में परिवर्तित हुए। उन्होंने पिछले 1000 वर्षों में 9 प्रांतों की भूमि की रक्षा की और अनगिनत विदेशी शत्रुओं का सामना किया। किसने सोचा होगा कि उन्हें उत्तर से एक विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। उसकी नज़र दीवार के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, जहां राक्षसों की एक घनी कतार चित्रित थी, जो सभी दक्षिण की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने राक्षसों की सेना के बीच कुंडली मारे हुए एक आकृति देखी जो अजगर जैसी लग रही थी। वह विशालकाय प्रतीत हो रही थी और अजगर पूरी तरह से लाल रंग का था, जो भयानक और डरावना था। लाल रंग के अजगर को देखकर यान दाओजोंग को अकारण असहजता महसूस हुई, मानो अजगर जीवित हो और लालच भरी निगाहों से उसे घूर रहा हो। ऐसा लगता है कि उत्तर में स्थित दानवों की भूमि किंगशियाओ संप्रदाय के लिए एक अपरिहार्य आपदा है, अन्यथा हम ताइजुए संप्रदाय की तरह ही नष्ट हो गए होते, शेन यू ने आगे कहा। यान दाओजोंग ने नीचे देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ताइजुए संप्रदाय के कुछ सदस्य दक्षिण की ओर समुद्र में गए हैं। शायद वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। शेन यू ने कहा, चाहे वे अब भी मौजूद हो या नहीं, क्यूशू की भूमि पहले ही हमारे किंगशियाओ संप्रदाय के नियंत्रण में आ चुकी है। यान दाओजोंग ने सिर हिलाया। इतने लंबे समय तक शिष्य रहने के कारण वह साधना के तरीकों को और भी अधिक समझने लगा था। वह अक्सर इस सवाल से जूझता था कि क्या उसे मार्शल आर्ट छोड़कर अमरत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। यदि कोई झाओ जैन की तरह अमरता और मार्शल आर्ट के मार्ग का अनुसरण भी करता है तो वह मुख्य रूप से अमरता प्राप्त करने की विधियों पर निर्भर करता है और मार्शल आर्ट में केवल चालें ही संरक्षित रहती हैं। अरे तुम दोनों वरिष्ठों, इधर आकर देखो। बाइनिंग एयर की आवाज़ अचानक पीछे से आई, जिससे शेन यू और अन्य लोग मुड़कर देखने लगे और पाया कि बाइनिंग एयर उनसे 100 फीट से भी अधिक दूरी पर थी। मैंने तुमसे कहा था कि हमसे ज़्यादा दूर मत जाओ। शेन यू ने भौहें चढ़ाकर बाइनिंग एयर की ओर चलना शुरू किया। हालांकि बाइनिंग पहले ही पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके युद्ध कौशल कमजोर थे, जिससे शेन यू बहुत असहज हो गया था। दूर से शेन यू की आवाज़ सुनकर बाइनिंग एयर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें उसके सामने एक पत्थर के खंभे पर टिकी हुई थीं। ये पत्थर का खंभा पानी के घड़े जितना मोटा था और किसी सफ़ेद पत्थर से बना हुआ प्रतीत होता था। इस समय बाइनिंग एयर ने देखा कि इस पत्थर के खंभे पर कुछ ऐसी रेखाएं थीं जिन्हें आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता था। ये रेखाएं आपस में मिलकर एक व्यक्ति की आकृति बनाती हैं। कुछ ही देर में शेन यू और यान दाओजोंग उसके पीछे आ गए और दोनों ने तुरंत पत्थर के स्तंभ पर बनी रेखाओं को देखा। किसी व्यक्ति की आकृति को स्तंभ पर क्यों उकेरा जाएगा? और उसकी मुद्रा को देखकर तो वह बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लगता। वास्तव में वह कुछ डरा हुआ सा प्रतीत होता है, यान दाओजोंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शेन यू ने ऊपर देखा तो पाया कि पत्थर के स्तंभ पर और भी आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें सभी ताओवादियों की आकृतियां थीं, अलग अलग मुद्राओं और अलग अलग वस्त्रों में। उनमें से अधिकतर भयभीत और घबराए हुए लग रहे थे। वे इसे जितना अधिक देखते गए यह उतना ही अजीब लगने लगा। सावधान रहो। आखिरकार ताइजुए संप्रदाय एक ऐसा साधना संप्रदाय है जो 1000 साल से अधिक समय से स्थापित है। इसकी पद्धतियों का अनुमान लगाना हमारी क्षमता से परे है, शेन युए ने चेतावनी दी। यान दाओजोंग ने सिर हिलाया, फिर दूसरे पत्थर के स्तंभों की ओर देखा और पाया कि उनमें भी इसी तरह की रेखाएं थीं, जिन्हें दूर से पहचानना मुश्किल होगा। अध्याय 277 पुनरुत्थान। शेन यू, यान दाओजोंग और बाइनिंग एयर पत्थर के खंभों के सहारे आगे बढ़े और ताइजुए संप्रदाय के महल की खोजबीन की। ये महल अविश्वसनीय रूप से लंबा है, हालांकि छत चमकदार है, लेकिन इसका अंतिम छोर घोर अंधेरा है, मानो इसका कोई अंत ही न हो। क्या आपको लगता है कि उन आकृतियों का सामना किसी भयानक प्राणी से हुआ होगा? शेन यू की उपस्थिति के कारण बाइनिंग एयर ने अचानक बिना किसी भय के पूछा। उनके विचार में जगह जितनी खतरनाक होगी, अवसर उतना ही अधिक होगा। यानदाओ संप्रदाय ने उत्तर दिया, ये वास्तव में संभव है। उनकी आकृति और हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भाग रहे हैं। शेन यू ने कुछ नहीं कहा, वह आगे आगे चलता रहा। उसकी निगाहें सामने टिकी हुई थीं। उसकी तलवार की शक्ति जागृत हो चुकी थी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, जिससे वह बहुत असहज हो गया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह दुश्मन को सतर्क नहीं करना चाहता था। आगे बढ़ते रहें। अंततः उन्हें अंत दिखाई दिया और सामने 5 झांग चौड़ा एक विशाल द्वार था जो मध्य से खुलता था। दोनों द्वारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, मानो कोई जनजाति किसी खूंखार जानवर का शिकार कर रही हो। इस बिंदु पर पहुंचने पर उनके सिर के ऊपर के चमकदार क्रिस्टल गायब हो गए थे, जिससे सामने का विशाल द्वार भयावह और डरावना प्रतीत होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस दरवाजे को धक्का देकर खोला तो कुछ भयानक हो जाएगा, बाइनिंग एयर ने मुश्किल से सांस लेते हुए धीरे से कहा। यान दाओजोंग गंभीर दिख रहा था। वह बेचैन भी था, लेकिन इतनी दूर आने के बाद क्या उन्हें उसी रास्ते से वापस लौट जाना चाहिए? शेन यू भी झिझक रहा था, सोच रहा था कि उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे पत्थर के खंभों से आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां अलग अलग वस्त्रों में थीं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जिनके चेहरे भयभीत थे और आंखें पीली और पुतलीहीन थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों और चुपचाप जमीन पर उतर गए हों। कुछ ही देर में उन तीनों के पीछे का मुख्य हॉल लोगों से भर गया। शेन यू अचानक मुड़ा, उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। यान दाओजोंग और बाइनिंग एयर दोनों मुड़कर देखने पर उतने ही चौंक गए। क्या ये लोग पत्थर के खंभों से निकले थे? बाइनिंग एयर के सिर में झुंझुनी सी महसूस हुई। इतने सारे लोग अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे और उनमें से हर एक का हाव भाव अजीब था। भला वह डरे बिना कैसे रह सकती थी? शेन यू ने भौहें चढ़ाईं। उसे इन आकृतियों से किसी प्रकार की प्रेतवादित आभा का आभास नहीं हुआ। जब उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से जांच की तो उसे केवल आदिम ऊर्जा के कुछ अंश ही दिखाई दिए। क्या ये किसी प्रकार का जादू है? तभी घनी आबादी वाले सभी लोग एक साथ मुड़े और लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़े। यान दाओजोंग ने शेन यू की ओर देखा और पूछा, हमें क्या करना चाहिए? शेन यू ने जवाब दिया, चलिए उन्हें कुछ देर रोके रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
ये सुनकर यान दाओजोंग तुरंत आगे बढ़ा और अपनी कमर से तलवार निकाल ली। बाई निंग एर ने भी किंग शियाओ तलवार उठा ली। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, पर्वत स्वामी दिव्य मंत्र का जाप किया और एक विशाल पर्वत स्वामी को आगे बढ़ने के लिए बुलाया। यानडाओ संप्रदाय और पर्वत स्वामी भीड़ों के बीच बाघों की तरह थे जिन्हें रोकना असंभव था। वे आकृतियां उनके सामने कुछ भी नहीं थी और एक एक करके सफेद धुंध में विलीन होकर गायब हो गईं। केवल जैसे जैसे अधिक से अधिक आकृतियां मारी जाती गईं, उन्होंने पाया कि पत्थर के स्तंभों से लगातार नई आकृतियां उभर रही थीं। शेन युए ने भौहें चढ़ाईं और काफी सोच विचार करने के बाद पीछे हटने का फैसला किया। अगर वह अकेला होता तो शायद जोखिम उठा लेता, लेकिन यानडाओ संप्रदाय और बाई निंग एर के आसपास होने के कारण उसे अधिक सतर्क रहना पड़ा। शेन युए ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि अचानक पूरा महल कांपने लगा और उसकी बात अधूरी रह गई। बाई निंग एर ने पीछे मुड़कर अपने पीछे मौजूद रहस्यमय विशालकाय द्वार को देखा। उसने किसी की आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रही थी। वह नियति का पात्र, जिनका भाग्य तय है, उन्हें अमरता प्राप्त होगी। बाई निंग एर को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन आवाज़ लगातार गूंजती रही और वह और भी ज़्यादा बोलने लगी। उसने शेन यू की ओर देखा, जो ध्यान से आगे देख रही थी, और स्पष्ट रूप से उसने वह आवाज़ नहीं सुनी थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि आवाज़ विशाल द्वार के पीछे से आ रही थी। साधना के मार्ग पर चलने के बाद से उनका एक के बाद एक असाधारण अनुभव होता रहा है। इन अनुभवों ने उन्हें और अधिक आत्मविश्वासी बना दिया है और उन्हें हमेशा यह विश्वास रहा है कि वे खतरे को सुरक्षा में बदल सकते हैं। ठीक इसी तरह शायद इस दरवाजे को खोलकर वह मौजूदा संकट का समाधान कर सकता है। इतना ही नहीं, इससे संप्रदाय को भी बहुत लाभ होगा। हालांकि बाई निंग एर का किंग शियाओ संप्रदाय में कोई विशेष पद नहीं था, फिर भी संप्रदाय उनकी हर उपलब्धि पर उन्हें भरपूर पुरस्कार देता था और उनकी प्रतिष्ठा में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था। संप्रदाय के उच्च अधिकारी भी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि संप्रदाय प्रमुख उन्हें बहुत महत्व देते हैं। संप्रदाय के नेता के प्रति कृतज्ञता के कारण उसे इसे आजमाना ही पड़ा। काफी सोच विचार करने के बाद बाई निंग एर विशाल द्वार की ओर चल पड़ी। शेन यू ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, इसे खोलने से मुसीबत हो सकती है और हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा निकलने से बचाने में सक्षम न हो पाऊं। बाई निंग एर ने जवाब दिया, हम इस जगह का पता लगाने आए हैं, तो हमें खतरे से क्यों डरना चाहिए। उसने अपने हाथ विशाल दरवाजे पर रखे और उसकी ठंडक महसूस की। यह उतना भारी नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे लगा कि वह इसे हल्के से धक्का देकर दूर कर सकता है। वह इतना हल्का था कि इसी वजह से वह हिचकिचाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यानडाओ संप्रदाय अभी भी लड़ रहा था। हालांकि वे लोग यानडाओ संप्रदाय के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या देखकर उसे यह आभास हुआ कि वे किसी भी समय यानडाओ संप्रदाय को पराजित कर सकते हैं। क्लैंक, विशाल दरवाजा अचानक थोड़ा सा खुल गया, जिससे बाई निंग एर इतना चौंक गया कि उसने सहज ही दूर हटने की कोशिश की। हालांकि दरार से एक हाथ बाहर निकला, उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। ये देखकर शेन यू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह तुरंत दरवाजे से अंदर घुस गया और अंधेरे में गायब हो गया। यानडाओ संप्रदाय का सदस्य, जो युद्ध में मग्न था, ने महसूस किया कि वे दोनों गायब हो गए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेन यू और वह दूसरा व्यक्ति वहां नहीं थे और विशाल द्वार थोड़ा सा खुल गया था। यान दाओजोंग तुरंत दरवाजे में बनी दरार की ओर दौड़ा और लोगों का एक विशाल रहस्यमय समूह उसके पीछे पीछे आया। अंततः विशाल दरवाजे से टकराकर उसे फिर से बंद कर दिया। अल्पविराम। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंतिम 64 प्रतिभागियों के पहुंचने के बाद किंग शियाओ संप्रदाय और भी अधिक जीवंत हो गया, जिसमें 9 प्रांतों के कुलीन परिवार और गणमान्य व्यक्ति वहां उमड़ पड़े, आंशिक रूप से अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए और आंशिक रूप से अमरता के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए। महज 6 महीनों में किंग शियाओ संप्रदाय में 5000 नए पंजीकृत शिष्य जुड़ गए हैं, जो कि एक आश्चर्यजनक संख्या है, ये देखते हुए कि अन्य शिष्यों की संख्या इससे भी कहीं अधिक है। शुवान राजवंश की स्थापना के साथ ही विश्व में शांति स्थापित हो गई। 9 प्रांतों के लोग पहाड़ों और नदियों को पार करके अमरत्व की प्राप्ति के लिए यात्रा कर सकते थे। विश्वभर के लोगों को किंग शियाओ संप्रदाय पर पूर्ण विश्वास था। किंग शियाओ संप्रदाय में प्रतिदिन भर्ती होने वाले शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ये संख्या अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। लेकिन क्यू का 10 लाख शिष्यों का लक्ष्य अब दूर नहीं है, लेकिन वह उस लक्ष्य को इतनी जल्दी हासिल नहीं करना चाहता। जैसे जैसे उनके शिष्यों का साधना स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके द्वारा आध्यात्मिक पत्थरों, आध्यात्मिक पौधों और पवित्र भूमि के कोटे की खपत भी बढ़ती गई और ली किंग क्यू दबाव महसूस करने लगे। हाल ही में ली किंग क्यू ने प्रशिक्षण हॉल को गुप्त क्षेत्रों और प्राचीन खंडहरों की खोज के लिए अपने मिशन बढ़ाने का आदेश दिया। जियांग झाओशिया द्वारा खोजी गई घाटी के अलावा कुछ शिष्यों ने पहले ही छोटी आध्यात्मिक खदानें खोज ली थीं। बहुत दूर स्थित आध्यात्मिक खानों के लिए ली किंग क्यू एक खनन रणनीति अपनाता है और उन्हें पवित्र भूमि के रूप में मानने का इरादा नहीं रखता है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पूरे जोश में चल रही थी और ली किंग क्यू भी निष्क्रिय नहीं थे। वे लगातार और अधिक लोगों को भाग लेने के लिए भेज रहे थे। इस दिन लिंगजियाओ कोर्टयार्ड में झांग यूचुन, चू जिंग और जू जिन ली किंग क्यू के सामने बैठे थे, उनके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक परिवार को एक आध्यात्मिक झील का पता चला। इस परिवार के कुछ सदस्य किंग शियाओ संप्रदाय में अमरत्व की साधना कर रहे थे, इसलिए वे इस आध्यात्मिक झील के महत्व को जानते थे और इसे अपने पास रखने की योजना बना रहे थे। हालांकि किंग शियाओ संप्रदाय को इसकी भनक लग गई। लेकिन क्यू को निर्णय लेने में हिचकिचाते देख चू जिंग ने कहा, संप्रदाय के गुरु, हमें कार्रवाई करनी होगी। ये द्वार खोला नहीं जा सकता। यदि किंग शियाओ संप्रदाय उन्हें अमरता की तकनीकें नहीं सिखाएगा तो वे आत्मा झील के कार्य को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सही, झांग यूचुन ने उससे सहमति जताते हुए जवाब दिया। जू जिन ने कहा, मैं खुद वहां जा सकती हूँ। हालांकि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अभी भी जारी है, लेकिन वह अपने संप्रदाय के हितों की खातिर इसे छोड़ने को तैयार है। लेकिन क्यू ने उनकी ओर देखते हुए कहा, बेशक हमें कार्रवाई करनी होगी। मैं अभी सोच रहा हूँ कि कैसे किया जाए। पहले उस परिवार के शिष्यों को मना लेते हैं और साथ ही उनके परिवार की घेराबंदी के लिए लोगों को भेजते हैं। अगर वे स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देते हैं तो संप्रदाय उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर वे अनिच्छुक हैं तो हम उन्हें वापस ले लेंगे।
वे जो भी चुने, हमें इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाना होगा ताकि दुनिया को किंगशियाओ संप्रदाय का रवैया और मूल सिद्धांत पता चल सके। शुवान राजवंश किंगशियाओ संप्रदाय का आदर करता है और 9 प्रांतों के सभी संसाधन किंगशियाओ संप्रदाय के स्वामित्व में हैं। लेकिन क्यू दुनिया की आलोचना से नहीं डरता, उसे इस मामले में एक दबंग छवि स्थापित करनी ही है। व्यक्तिगत हितों की बात करें तो सम्मान की तुलना में भय कहीं अधिक प्रभावी होता है। लेकिन क्यू के दबंग रवैये को देखकर चू जिंग ने राहत की सांस ली, जबकि झांग यूचुन मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसका बड़ा भाई वास्तव में नहीं बदला है। लेकिन क्यू ने एक रणनीति तैयार की और उन तीनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उनके जाने के बाद लिकिन क्यू ने अगली शाखा नगरी बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। व्यापक विस्तार करके ही किंगशियाओ संप्रदाय का विश्व संसाधनों पर नियंत्रण अधिक सुरक्षित हो सकता था। ठीक तभी लिकिन क्यू को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने क्षितिज की ओर देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह दिशा पश्चिम की ओर, युजोऊ की ओर है। लिकिन क्यू की आंखें झपकती रहीं और वह खुद से कुछ बुदबुदाने लगा। उसने अचानक एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट महसूस किया, मानो कोई मुहर टूट गई हो और वह बेरोक-टोक रूप से मुक्त हो रही हो। उन्हें एहसास हुआ कि ताइजुए संप्रदाय, जिसकी शेनयू और अन्य 2 लोग तलाश कर रहे थे, युजोऊ में स्थित था। कुछ देर सोचने के बाद लिकिन क्यू तुरंत उछल पड़ी, तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल गई और क्षितिज की ओर उड़ गई। अल्पविराम। पहाड़ों के बीच धूल का गुबार उठ रहा था, पेड़ों का एक विशाल झुरमुट ढह रहा था और आकाश में काले बादल घिरने लगे थे। शेनयू, बाइनिंग, एर और यान दाओजोंग एक के बाद एक धूल से बाहर निकले और एक चट्टान पर जा गिरे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने पाया कि जिस गुफा से वे भागे थे वह धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उन्हें उसके भीतर से धीरे धीरे एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। क्या वह इंसान है या भूत? बाइनिंग, एर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। इस समय उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर खून के कई धब्बे थे और वह बेहद दयनीय दिख रहा था। यानडाओ संप्रदाय के सदस्यों के वस्त्र भी फट गए थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई, जबकि शेनयू पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही थी। शेनयू ने धूल से उठते हुए आकृति को देखा और कहा, यह एक इंसान है, भूत नहीं। ऐसा लगता है कि उसने अपने शरीर को सील कर रखा है, पुनर्जीवित होने के सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। ये सुनकर बाइनिंग, एर के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसने अनजाने में अपनी कमर पर रखे एक थैले की ओर हाथ बढ़ाया। इतने सालों बाद मैं आखिरकार फिर से जीवित हो गया हूँ। एक लालची आवाज पहाड़ों में गूंज उठी, मानो कोई व्यक्ति सपने से जाग रहा हो। शब्द पूरे होने से पहले ही बिजली की कड़क पहाड़ों की धूल चीरती हुई निकली और काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह नंगे पैर हवा में तैर रहा था, उसके सफेद बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, मानो हवा में लटका हुआ कोई दानव हो। उसके शरीर से बिजली की कड़क फूट पड़ी, जिससे नीचे के पेड़ गिर पड़े और आसपास की पर्वत दीवारें चकनाचूर हो गईं। शेनयू ने दूसरे पक्ष की आभा को महसूस किया और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। दूसरे पक्ष का साधना स्तर उससे कहीं अधिक है। क्या दूसरा पक्ष ताइजुए संप्रदाय का कोई साधक हो सकता है? अध्याय 278 दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के वरिष्ठ। क्या हमें पहले पीछे हट जाना चाहिए? यान दाओजोंग ने आकाश में काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखा और धीमी आवाज में कहा कि उस व्यक्ति का दबाव अत्यंत प्रबल था। उसने पहले कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। केवल उसकी आभा का सामना करके ही उसे लगा कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शेनयू की आंखें ठंडी और तीखी हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे डर है कि हम पीछे नहीं हट सकते। ये सुनकर यानडाओ संप्रदाय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और युद्ध की तैयारी करने लगे। आकाश में काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध सा लग रहा था, खुलकर सांस ले रहा था और नए जीवन की खुशी का आनंद ले रहा था। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर शेनयू और बाकी दोनों की ओर देखा, जिससे वे इतने चौंक गए कि सहज रूप से एक कदम पीछे हट गए। आप सभी की कृपा से ही मेरा पुनर्जन्म संभव हुआ। मैं आप सभी को अपना सेवक बनने का एक शानदार अवसर प्रदान करूंगा। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने भयावह ढंग से मुस्कुराया और उसके गोरे चेहरे पर खून की धारियां दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के चारों ओर नसें उभर आईं, मानो वह किसी दानव में परिवर्तित होने वाला हो। शेनयू ने ऊपर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? अगर तुम हमें गुलाम बनाना चाहते हो तो कम से कम अपना परिचय तो दो, है ना? काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं वेई त्यानिक्सियोन हूँ, स्वर्गीय पाताल सागर देवता युवान संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य। त्यानमिंग सागर, दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के वरिष्ठ। शेनयू और बाकी दोनों को मन ही मन आश्चर्य हुआ। क्या इस व्यक्ति का ताइजू संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था? उन्हें एहसास हो गया था कि वे बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डिवाइन ओरिजिन सेक्ट कितना शक्तिशाली था। बाइनिंग, एर को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे उस खजाने को लेने के लिए जमीन के नीचे नहीं जाना चाहिए था, जिससे तंत्र सक्रिय हो गया और वेई त्यानिक्सियोन मुक्त हो गया। चूंकि आप दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के एक वरिष्ठ हैं, तो आप ताइजुए संप्रदाय के खंडहरों में क्यों हैं? शेनयू ने पूछना जारी रखा। वेई त्यानिक्सियोन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह सब उन लोगों की वजह से हुआ है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार जब मैं अपनी चोटों से उबर जाऊंगा और अपनी साधना शक्ति वापस पा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से उनके पूरे द्वीप का सफाया कर दूंगा। द्वीप। शेनयू ने इस महत्वपूर्ण शब्द को पकड़ लिया। वेई त्यानिक्सियोन का चेहरा सामान्य हो गया। उसने शेनयू को घूरते हुए कहा, तुम्हारी साधना बुरी नहीं है, काफी है। तुम्हारा नाम क्या है? शेनयू, अगर हम तुम्हारा पीछा करें तो तुम आगे क्या करोगी? शेनयू ने जवाब दिया। यान दाओजोंग और बाइनिंग, एर दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। मार्शल आर्ट में उनका अनुभव शेनयू की तुलना में बहुत कम था, इसलिए वे केवल स्थिर खड़े रहे और अपनी शक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की। वेई त्यानिक्सियोन हंसते हुए बोला, स्वाभाविक रूप से यह आराम करने के लिए है। 9 प्रांतों का पतन मेरे लिए आराम करने और स्वस्थ होने का बिल्कुल सही समय है। वैसे आप किस संप्रदाय या पंथ से आते हैं? क्या आप स्वर्गीय पाताल सागर से हैं या आप यहाँ के मूल निवासी साधक हैं? ये सुनकर शेनयू को पता चल गया कि अब वह मामले की गुपचुप तरीके से जांच करने की कोशिश नहीं कर सकता। उसने देखा कि वेई त्यानिक्सियोन की मुस्कान चंचल हो गई थी और वह समझ गया कि वेई त्यानिक्सियोन ने उसके इरादों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने उसके विचारों की परवाह नहीं की। ऐसा लगता है कि लड़ाई अपरिहार्य है।
जब लड़ाई शुरू हो, अगर मैं उसे रोक सकूं तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। अगर मेरी जल्दी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें उसके सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक करना चाहिए और स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। शेन यू की आवाज़ यान दाओजोंग और बाई निंग एर के कानों तक पहुंची, जिससे उनके भावों में थोड़ा बदलाव आया। ध्वनि संचरण की कला। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, शेन यू ने अचानक अपनी कमर से लकड़ी की तलवार निकाली और अनियंत्रित तलवार की शक्ति का एक विस्फोट किया जो आकाश में फैल गया, जिससे उनके पैरों के नीचे की चट्टान कांप उठी। जब वे त्यानिक्सियोंग ने उसे तलवार निकालते देखा तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि वह और भी अधिक उपहासपूर्वक हंस पड़ा। तुम्हारी तलवारबाजी की क्षमता अद्भुत है। तुम्हारी साधना के स्तर को देखते हुए तुम आध्यात्मिक चेतना के प्रारंभिक चरण में होने चाहिए। हालांकि दुनिया भर के आध्यात्मिक चेतना के साधकों में से कुछ ही तुम्हारी तलवारबाजी की क्षमता की बराबरी कर सकते हैं। तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो। हालांकि वे त्यानिक्सियोंग के शब्द प्रशंसा से भरे हुए थे, लेकिन उनकी मुस्कान उपहासपूर्ण प्रतीत हो रही थी। वह जवान दिखता था और अपने सफेद बालों के बावजूद भी वह शेन यू जितना बुरा नहीं लगता था, लेकिन वह बता सकता था कि शेन यू की उम्र 100 साल से कम थी। उनकी नज़र में 100 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कनिष्ठ माना जाता है। शेन यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा में उछली और वे त्यानिक्सियोंग की ओर चल पड़ी। क्या तुम सचमुच मुझ पर हमला करना चाहते हो? क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हो रहा कि भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हूं, मेरी जीवन शक्ति अभी भी तुम्हारी पहुंच से कहीं अधिक है? वे त्यानिक्सियोंग की मुस्कान ठंडी पड़ गई और उसकी घातक इच्छा भड़क उठी, जिसने पहाड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। शेन यूए को जरा भी डर नहीं था और वह कदम दर कदम आगे बढ़ती रही। हालांकि यान दाओजोंग और बाई निंग एर डरे नहीं थे, लेकिन वे त्यानिक्सियोंग के जानलेवा इरादे से वे जम गए और हिल भी नहीं सके। यह आदमी। यान दाओजोंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे नहीं लगता था कि वे त्यानिक्सियोंग बहुत शक्तिशाली है। उसका मानना था कि वे त्यानिक्सियोंग ने शेन यू की टेलीपैथिक बातचीत सुन ली होगी और उन्हें भागने से रोक रहा था। उस क्षण वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। जब वह त्यानिक्सुआन पर्वत पर था तो वह खुद को अजेय महसूस करता था, लेकिन शेन यू द्वारा पराजित होने और किंग शियाओ संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसने खुद को औसत दर्जे का पाया। उन्हें लगा कि यह मार्शल आर्ट की गलती नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी समझ की कमी थी। अगर वह शेन यूए की तरह जल्दी मजबूत हो पाता तो वह अब इतना असहाय नहीं होता। यान दाओजोंग के दिल में पश्चाताप की एक अभूतपूर्व भावना उमड़ आई, जिससे उसके आसपास की दुनिया धुंधली सी लगने लगी। बाई निंग एर यान दाओजोंग की तरह इतना दुखी नहीं था। वह चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। उसे खुद मरने का डर नहीं था, लेकिन उसे शेन यू के बलिदान से डर लग रहा था। शेन यूए किंग शियाओ संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्होंने संप्रदाय में अनगिनत योगदान दिए हैं। यदि उनकी मृत्यु यहीं हो जाती है तो वे संप्रदाय के नेता का सामना कैसे कर पाएंगे? न जाने क्यों झांगपिंग के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हाँ, आप भाग्यशाली हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बाद आने वाले भी भाग्यशाली होंगे। कोई भी हमेशा के लिए भाग्यशाली नहीं रह सकता। अगर एक दिन आप दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं तो आपको इसका पछतावा होगा। उसे लगा कि झांगपिंग गुस्से में आकर जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि झांगपिंग की बातें सच हो जाएंगी। जैसे ही उसे इस बात का पछतावा होने लगा, शेन यू ने अपनी तलवार निकाल ली। पहाड़ों में तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ शेन यू एक ही कदम में वेई त्यानिक्सियोंग के सामने पहुंच गई। बूम! तलवार की विशाल ऊर्जा बिजली के साथ मिलकर भी वेई त्यानिक्सियोंग को छू नहीं सकी। वेई त्यानिक्सियोंग ने अपना हाथ उठाए बिना ही शेन यू के सामने खड़े होकर केवल अपनी युआंची की तीव्र शक्ति का उपयोग करके शेन यू की तलवार की ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? वेई त्यानिक्सियोंग ने शेन यू को घूरते हुए आंखें सिकोड़कर पूछा। शेन यू के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने कहा, शायद तुम मुझे मार नहीं सकते। ये सुनकर वेई त्यानिक्सियोंग की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपना हाथ उठाया और हथेली से प्रहार किया। उसकी प्रचंड ऊर्जा बिजली के साथ मिलकर शेन यू को सीधे हवा में उड़ा ले गई। शेन यू ने हवा में कलाबाजी मारी और उसकी तलवार की शक्ति उसके दाहिने हाथ पर केंद्रित हो गई। इससे पहले कि वह संभल पाता, तलवार की शक्ति ने उसका पीछा कर रहे वेई त्यानिक्सियोंग को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई। वेई त्यानिक्सियोंग को अपनी तलवार की शक्ति की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी आस्तीन हिलाई, मानो उसने तलवार की शक्ति को झटक दिया हो। फिर वह शेन यूए के पीछे भागा और जंगल में जा गिरा। यान दाओजोंग और बाई निंग एर चट्टान पर खड़े थे, अभी भी हिलने डुलने में असमर्थ थे। क्या हो रहा है? वह तो पहले ही जा चुका है, तो फिर सारा दबाव अभी भी हम पर क्यों बना हुआ है? यानदाओ संप्रदाय शांत हो गया और वेई त्यानिक्सियोंग के तरीकों पर विचार करने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दूर स्थित जंगल में अचानक धमाका हुआ, जिससे पेड़ हवा में उड़ने लगे, जहां शेन यू तेजी से और फुर्ती से पहुंची। शेन यू अचानक रुक गया, मुड़ा और अपनी तलवार घुमाई। अर्धचंद्राकार तलवार की ऊर्जा ने एक एक करके पेड़ों को काट डाला और उसने अदम्य शक्ति से हमला किया। टकराना। वेई त्यानिक्सियोंग ने अपनी आस्तीन हिलाकर तलवार की ऊर्जा को बिखेर दिया और तेजी से शेन यू के पास पहुंचा। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या यही तुम्हारा आत्मविश्वास है? तुम्हारी ये सती तलवारबाजी मुझे बेहद निराश करती है। तभी तलवार चलाने की मुद्रा में खड़े शेन यू ने अचानक अपनी तलवार खींच ली। वेई त्यानिक्सियोंग द्वारा बिखेरी गई तलवार की ऊर्जा तलवार की छाया में परिवर्तित हो गई, जो तेजी से मुड़कर वेई त्यानिक्सियोंग पर हमला करने लगी। तलवार की गति पिछली तलवार की ऊर्जा से भी तेज थी। बूम! दर्जनों तलवारों की छायाओं ने वेई त्यानिक्सियोंग के शरीर पर प्रहार किया, जिससे सीधे रक्त की धुंध का एक बादल फूट पड़ा। शेन यू प्रसन्न नहीं हुआ। वह तुरंत उछल पड़ा, अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार उठाए और एक शक्तिशाली तलवार की आभा छोड़ी, जिससे हवा और बादल कांप उठे। उसकी निगाहों के सामने रक्त का धुंध फिर से वेई त्यानिक्सियोंग की आकृति में बदल गया। वेई त्यानिक्सियोंग ने शेन यू की ओर देखा, उसके चेहरे पर अब भी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में अचानक एक बड़ा नीला झंडा प्रकट हो गया। जैसे ही यह झंडा फहराया गया, दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। शेन यूए के सिर के ऊपर मंडराते काले बादल और भी अधिक दमनकारी हो गए, मानो मूसलाधार बारिश होने ही वाली हो। अध्याय 279 हमेशा ठीक समय पर आता है।
शेन यू ने वेई त्यानिक्सियोन के हाथ में नीले झंडे को देखा और बेचैनी महसूस की। उसने एक अत्यंत खतरनाक आभा का अनुभव किया जिसने उसे अकारण ही संप्रदाय के नेता के हाथ में मौजूद आत्माशोधन ध्वज की याद दिला दी। ये व्यक्ति भी एक राक्षसी साधक है, आप उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वेई त्यानिक्सियोन ने नीला झंडा उठाया और हंसते हुए कहा, इस पतित भूमि के छोटे बदमाश, चलो मैं तुम्हें दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय की शक्ति दिखाता हूँ। हे। नीला झंडा जोर से फहराने लगा और बिजली कड़कने लगी, मानो आसमान का जाल पहाड़ों और जंगलों को ढक रहा हो। उसी समय आकाश में गरजते बादल बेहद उग्र हो गए, मानो अनगिनत खूंखार जानवर दहाड़ रहे हों, और गरज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। शेन यू 2 बिजली के क्षेत्रों के बीच फंसा हुआ था और उस पर हो रहे उत्पीड़न की भावना यांडाओ संप्रदाय और बाइनिंग एयर के लिए अकल्पनीय थी। यांडाओ संप्रदाय के उन दोनों लोगों की नज़रों में शेन यू इतना महत्वहीन था कि बिजली की एक तेज चमक में वह किसी भी क्षण राख में तब्दील हो सकता था, जिससे वे बेहद चिंतित थे। क्या आप इस भव्य दिव्य शक्ति को महसूस कर सकते हैं? वेई त्यानिक्सियोन जोर से हंसा, उसकी आवाज़ गरज के शोर में मुश्किल से दब पाए। बिजली की दोहरी परतों में फंसा होना शेन यू के लिए वाकई असहनीय था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे ही वह हिलेगा, अनगिनत बिजली की किरणें उसके शरीर से लिपट जाएंगी और वह जहां भी जाएगा खतरा मंडराता रहेगा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके और वेई त्यानिक्सियोन के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक था, इतना अधिक कि वह उससे प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी नहीं था। फिर भी शेन यू का दया की भीख मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और लकड़ी की तलवार को क्षैतिज रूप से अपने सामने पकड़ लिया। उसकी तलवार की शक्ति बढ़ने लगी और उसके शरीर से तलवार की रोशनी फूट पड़ी। मृत्यु के सामने भी वह निडर था। वह अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपनी तलवार का सबसे शक्तिशाली प्रहार करना चाहता था, ताकि उसे अपने जीवन में सीखे और समझे गए ज्ञान पर शर्मिंदा न होना पड़े। शेन यू के कार्यों को देखकर वेई त्यानिक्सियोन ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रशंसा का भाव व्यक्त किया। अचानक उसे कुछ आभास हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर तिरछी नजर से देखा और फिर अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं। एक आकृति तीर की तरह तेजी से अंदर आए और उसने हथेली से उस पर प्रहार किया। बूम! वेई त्यानिक्सियोन की जीवन शक्ति ज्वाला की तरह दहाड़ उठी, जिससे उसके सफेद बाल पीछे की ओर खिंच गए और पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उस पर हमला करने वाले लोग यांडाओ संप्रदाय के ही थे। इस समय यांडाओज़ोंग से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसका चेहरा भयंकर भाव से विकृत हो गया था। वह पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। ये कैसे हो सकता है? वेई त्यानिक्सियोन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांडाओ संप्रदाय उसके जादुई दमन से मुक्त हो सकता है और इतनी शक्तिशाली आभा को उजागर कर सकता है। वह समझ गया था कि यांडाओ संप्रदाय के लोग बिल्कुल भी साधक नहीं थे, बल्कि अपेक्षाकृत उच्च स्तर के मार्शल आर्ट कौशल वाले साधारण लोग थे। आपने वह कैसे किया? यांडाओज़ोंग दहाड़ा। उसकी आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई, जिससे वेई त्यानिक्सियोन की ऊर्जा पीछे की ओर डगमगा गई। वेई त्यानिक्सियोन तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से, जिसमें नीला झंडा था, आगे की ओर धक्का दिया और ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह यांडाओ संप्रदाय पर टूट पड़ा। इससे यांडाओ संप्रदाय के सदस्य खून उगलते हुए पीछे की ओर उड़ गए और दूर जंगल में जा गिरे। बाइनिंग एयर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह यांडाओ संप्रदाय की तरह अपनी सुप्त शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। ठीक तभी शेन यू ने अपनी तलवार निकाली। वह बिजली के 2 क्षेत्रों के बीच में था। उसने अपनी तलवार घुमाई और हजारों तलवार ऊर्जाएं छोड़ी, जो नीचे के बिजली क्षेत्रों को तूफान की तरह चीरती हुई निकल गईं। विशाल तलवार ऊर्जा के भीतर अनगिनत तलवारों की परछाइयां प्रकट हुईं, मानो तलवारों की बारिश हो रही हो। एक सचमुच भव्य दृश्य। वेई त्यानिक्सियोन तलवार की रोशनी से जगमगा उठा और अनजाने में ही उसने अपना सिर घुमाया। तभी उसे यह जबरदस्त आक्रमण दिखाई दिया। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसने तुरंत झंडा लहरा दिया। झंडा लहराता है, जिससे हवा और गरज चौंक जाती है। शेन यू के चारों ओर मौजूद बिजली के 2 क्षेत्रों में अचानक भयानक बिजली कड़की, जिससे शेन यू की तलवारों की बौछार सीधे चकनाचूर हो गई और साथ ही शेन यू पर हमला भी हुआ। शेन यू का चेहरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा और उसकी आंखों में पछतावे का भाव दिखाई दिया। अंतर बहुत बड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। वह अपनी मृत्यु का सामना करना चाहता था। तभी शेन यू के कंधे पर एक हाथ पड़ा। तुरंत बाद शेन यू की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने अनजाने में पलकें झपकाईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने बाइनिंग एयर की पीठ को अपने सामने खड़ा देखा। गड़गड़ाहट! आकाश से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। शेन यू ने ऊपर देखा तो पाया कि बिजली के 2 क्षेत्र भयानक बिजली से भरे हुए थे, जिसने आकाश के अधिकांश भाग को घेर लिया था। पास के पहाड़ भी बिजली से चमक रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हों। इस दुनिया को नष्ट करने वाले जादू का सामना करते हुए शेन यू विस्मय से भर गई। यह अज्ञात है कि इतने शक्तिशाली स्तर तक पहुंचने से पहले उसे कितने और वर्षों तक साधना करनी होगी। बिना सिर घुमाए उसने अपनी निगाहें आकाश में चमकते बिजली के क्षेत्र पर टिकाए रखी और कहा, तुम हमेशा इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हो? क्या तुम हर समय हमारा पीछा तो नहीं कर रहे थे? ये सुनकर बाइनिंग एयर को अचानक एहसास हुआ कि उस पर लगा प्रतिबंध हट गया है। वह अचेतन रूप से पीछे मुड़ा और शेन यू के पीछे खड़े व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह विस्मय से बोला, संप्रदाय के गुरुजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? शेन यू के पीछे खड़ा व्यक्ति ली किंग के अलावा और कोई नहीं था। ली किंग की किंगशियाओ संप्रदाय से यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें रास्ते भर लगातार अपनी चरम यात्रा तकनीक का उपयोग करना पड़ा और इस यात्रा ने ही उनकी अधिकांश ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। बेशक वह ये बात खुलकर नहीं कहता। उसने बेपरवाही का नाटक करते हुए कहा, मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम पर कोई विपत्ति आएगी, इसलिए मैं आया। ये सुनकर शेन यू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह संप्रदाय का नेता है, वह इतना अच्छा अभिनेता है। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे राहत मिली थी। जब जीने का मौका हो तो मरना कौन चाहेगा? सुरक्षा की इस भावना ने मुझे लगभग पूरी तरह से उसके वश में कर लिया है। शेन यू ने मन ही मन आह भरी, फिर वेई त्यानिक्सियोन की ओर दोबारा देखा। उसकी आंखों में उपहास का भाव आ गया। इसके बाद वह ये देखना चाहता था कि क्या वेई त्यानिक्सियोन ली किंग के सामने भी अपना अहंकार बरकरार रख सकता है।
हालांकि वेई त्यानिक्सियोन बहुत शक्तिशाली था और उसकी जादुई क्षमताएं अब तक की सबसे शक्तिशाली थीं, लेकिन ली किंगक्यू की उपस्थिति का मतलब था कि वह वेई त्यानिक्सियोन का सामना कर सकता था। अनजाने में ही मैंने उस पर इतना भरोसा कर लिया था। शेन यू ने मन ही मनाह भरी, उसे लगा कि वह एक बार फिर हार गया है। अगर वह ऐसा था तो बाइनिंग एयर और भी उत्साहित हो गई। वह ली किंगक्यू के पास आए और उसके किसी कदम का इंतजार करने लगी। आकाश में ऊंचाई पर वेई त्यानिक्सियोन ने झंडा पकड़े हुए पीछे मुड़ा और आकाश में बिजली का क्षेत्र क्षीण होने लगा, जिससे दुनिया के प्रकाश और अंधेरे में परिवर्तन आया। उसकी निगाह ली किंगक्यू पर पड़ी और उसकी भौहें तन गईं। ली किंगक्यू इतनी तेजी से प्रकट हुआ कि वह खुद भी उसकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अलौकिक शक्ति, यहाँ केवल अलौकिक शक्तियाँ हैं, जीवन शक्ति का कोई नामोनिशान नहीं है। वेई त्यानिक्सियोन ने बाइनिंग एयर को ली किंगक्यू को संबोधित करते हुए सुना, किसी संप्रदाय का नेता काफी शक्तिशाली होना चाहिए। आपके संप्रदाय का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? वेई त्यानिक्सियोन ने पूछा। ली किंगक्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक किंगशियाओ तलवार निकाली। उसे यह आभास हो रहा था कि वेई त्यानिक्सियोन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी और उसकी जीवन शक्ति अस्त व्यस्त लग रही थी। ली किंगक्यू को चुप देखकर वेई त्यानिक्सियोन की आंखों में नाराजगी झलक उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बोलने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कहने के बाद वह अचानक ली किंगक्यू की ओर झपटा। ली किंगक्यू भी हरकत में आए और एक लंबी तलवार की तरह हवा में उछलते हुए सीधे आकाश की ओर उड़ गई। दोनों के बीच तीव्र टकराव हुआ। वेई त्यानिक्सियोन ने अपना झंडा लहराया और हजारों बिजली कड़की। हालांकि ली किंगक्यू ने जरा भी बचाव नहीं किया, बल्कि सीधे बिजली के बीच से गुजरते हुए उस पर अपनी तलवार से वार किया। ली किंगक्यू की तलवार की ऊर्जा से भरी हुई थी। उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया और उसकी तलवार की चालें उग्र और शक्तिशाली थीं, मानो एक प्रचंड लहर हो। हर चाल पिछली चाल से अधिक शक्तिशाली थी। वेई त्यानिक्सियोन सीधे वार झेलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और केवल अपने नीले झंडे का उपयोग करके हर वार का बचाव और जवाबी हमला कर रहा था। ये कैसे संभव है? किंग लेई उसे चोट भी नहीं पहुंचा सका। वेई त्यानिक्सियोन चौंक गया। उसके हाथ में जो नीला झंडा था उसे दिव्योत्पत्ति संप्रदाय की पवित्र कलाकृतियों में से एक दिव्योत्पत्ति नीला वज्रध्वज कहा जाता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जगा सकता था और मंत्रों को अधिक शक्तिशाली बना सकता था। उन्हें इससे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। अतीत में जब भी वे दिव्य युवान नीले वज्रध्वज का प्रयोग करते थे तो कोई भी दुष्ट आत्मा या शत्रु राख में तब्दील हो जाता था, बशर्ते वे इसे बच न सकें। वेई त्यानिक्सियोन का ली किंगक्यू के प्रति भय चरम पर पहुंच गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीली बिजली वास्तव में ली किंगक्यू को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसे एक स्वर्गीय बिजली आध्यात्मिक जड़ द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिया गया, जिससे ली किंगक्यू को अपनी कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का मौका मिला। ली किंगक्यू को एहसास हुआ कि स्वर्गीय वज्र आध्यात्मिक मूल में अभी भी अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। यह आकाशीय बिजली का भी सामना कर सकता है, इसलिए दुनिया में गिरने वाली सामान्य बिजली इसके लिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। वेई त्यानिक्सियोन की बिजली से ली किंगक्यू को अप्रभावित देखकर शेन यू और बाइनिंग दोनों उत्साहित हो गए। संप्रदाय के नेता ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। वेई त्यानिक्सियोन को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह केवल अपना बचाव ही कर सका, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि यद्यपि ली किंगक्यू के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह उनके नीले वज्र से भयभीत नहीं थी, लेकिन ये बच्चा बहुत छोटा था और केवल आध्यात्मिक चेतना स्तर का साधक था। इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंचने वाला साधक निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी साधना का स्तर आध्यात्मिक चेतना के स्तर से भी ऊंचा है। गंभीर रूप से घायल होने पर भी आध्यात्मिक चेतना के स्तर का कोई भी व्यक्ति उन्हें धमका नहीं सकता। अहंकारी वेई त्यानिक्सियोन दहाड़ा और झंडा लहराते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करके ली किंगक्यू को पीछे धकेल दिया। फिर उसने दिव्य युवान नीले वज्रध्वज को अपने थैले में रख दिया और उसकी जगह एक बड़ी तलवार निकाल ली। उसने दोनों हाथों से चाकू चलाया, बचाव से आक्रमण की मुद्रा में बदलते हुए, और क्रोध से ली किंगक्यू पर वार किया। काले वस्त्र पहने और अपने सफेद बालों को बेतहाशा लहराते हुए वेई त्यानिक्सियोन एक प्रतिशोधी दानव में परिवर्तित प्रतीत हो रहा था। उसकी भयंकर आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी। ली किंगक्यू ने बचाव के लिए अपनी तलवार उठाए और तलवारों की टक्कर से आकाश और पृथ्वी कांप उठे, जिससे आकाश और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा में कंपन उत्पन्न हुआ। एक भयंकर तूफान चारों ओर फैल गया, जिससे जंगल हरी लहरों की तरह उमड़ उठे और पहाड़ ऐसे कांपने लगे मानो भूकंप आने ही वाला हो। ली किंगक्यू को वेई त्यानिक्सियोन के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से उसने हेवनली गैंग गोल्डन बॉडी टेक्निक का अभ्यास किया हुआ था। वेई त्यानिक्सियोन भी इस बात से उतना ही हैरान था कि वह उसके गुस्से भरे वार को रोक सका, जिससे वेई त्यानिक्सियोन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। बूम! वेई त्यानिक्सियोन ने एक बार फिर ली किंगक्यू को दबाने के लिए अपनी युवांची का प्रयोग किया। वह हवा में उछला, दोनों हाथों से अपनी तलवार को ऊपर उठाया और लगातार तलवार में युवांची प्रवाहित करता रहा। तलवार के चारों ओर अजीब नीले रंग के चिन्ह प्रकट हुए और तेजी से फैल गए। शेन युए और बाइनिंग एयर की सतर्क निगाहों के बीच वेई त्यानिक्सियोन की तलवार एक नीली मायावी छवि में सिमट गई, जो लगातार फैलती रही। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक विशालकाय नीला सांप था, जिसका शरीर कुंडली मारकर बैठा हुआ था, जो बेहद डरावना और भयावह था। तेज हवा पूरे भूभाग पर बह निकली, जिससे अनगिनत पत्ते उड़कर वेई त्यानिक्सियोन की तलवार की ओर बढ़ने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस हमले ने आकाश और पृथ्वी की शक्ति को एकजुट कर दिया हो, जिससे पहाड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा था। तेज हवाओं के बीच ली किंगक्यू ने भी एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आंतरिक ऊर्जा एक धारा की तरह उमड़ पड़ी और उसके सिर के ऊपर एक विशाल चांदी की तलवार की छाया में संघनित हो गई। अमर तलवारबाजी, तीसरी तलवार। वेई त्यानिक्सियोन ने एक नज़र में ही बता दिया कि यह चाल कोई साधारण जादू नहीं थी और उसे खतरे का भी आभास हो गया। सैकड़ों वर्षों तक दमन झेलने के बाद उनका पुनरुत्थान हुआ, लेकिन वे आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में एक कनिष्ठ को भी पराजित नहीं कर सके। असंभव! वेई त्यानिक्सियोन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया और उसने तुरंत वार करने के लिए अपनी चाकू घुमाई। इस प्रहार से नीचे के पेड़ जमीन पर गिर पड़े।
विशाल नीले सर्प ने अपना शरीर फैलाया, नीचे झपटा और अपना खूनी लाल मुंह खोला, जिसके नुकीले दांतों की लंबाई ही 5 जांघ थी। लेकिन क्यू ने भी एक चाल चली और उसके सिर के ऊपर चांदी की तलवार की छाया चकाचौंध भरी रोशनी के साथ फूट पड़ी, जिससे दुनिया का रंग फीका पड़ गया। एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली तलवार की आभा ऊपर की ओर उठी, सांप की छाया को भेदते हुए और निर्दयतापूर्वक वेई त्यानिक्सियोन की ओर बढ़ी। वेई त्यानिक्सियोन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इतने जबरदस्त दबाव के कारण उसके लिए बचना नामुमकिन था। नहीं, अध्याय 280। वेई त्यानिक्सियोन सिर झुकाए हुए। आकाश और पृथ्वी के बीच एक तेज रोशनी चमकी, जिससे शेन युए और बाई निंग एर ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। इससे उन्हें कांगजोहू प्रांत में दुष्ट आत्माओं से लड़ाई वाली रात की याद आ गई। उस रात भी एक तेज रोशनी ने रात को रोशन किया था। वेली किंगक्यू और वेई त्यानिक्सियोन के बीच की लड़ाई को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वेली किंगक्यू की तलवार की ताकत को महसूस कर सकते थे। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। इस प्रकार की तलवारबाजी तकनीक को अंजाम देने के लिए किसी को किस हद तक अभ्यास करना पड़ता है। जब चकाचौंध भरी रोशनी फीकी पड़ गई और शेन यू और उसके साथी की दृष्टि वापस आ गई, तो उन्होंने ध्यान से देखा और आकाश में केवल ली किंगक्यू की आकृति ही दिखाई दी। असीम बादलों के बीच एक बड़ा सा छेद हो गया और उस छेद से सूरज की रोशनी अंदर आए और ली किंगक्यू पर पड़ी। ली किंगक्यू गुलाबी रंग के वस्त्र में लिपटे हुए प्रतीत हो रहे थे, जिससे वे बेहद तेजस्वी लग रहे थे। ली किंगक्यू की दूर जाती हुई आकृति को देखकर शेन युए को अपनी हीनता पर शर्म महसूस हुई। शायद इस जीवन में वह कभी ली किंगक्यू को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। हालांकि वह निराश नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत उसने खुद को कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस किया। ली किंगक्यू से मिलने से पहले उन्होंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था। अगर वह अतीत में होता तो उसे शर्म आती, लेकिन अब वह बहुत निश्चिंत महसूस करता है। किसी पर भरोसा करने का मौका मिलना अच्छा है, कम से कम दबाव तो इतना ज्यादा नहीं रहता। लेकिन क्यू आकाश में बहुत ऊपर हवा में गायब हो गई और एक अव्यवस्थित जंगल में फिर से प्रकट हुई। वेई त्यानिक्सियोन खून से लथपथ गड्ढे में पड़ा था। उसके काले कपड़े फटे हुए थे और वह ऐसा लग रहा था मानो मरने ही वाला हो। लेकिन क्यू ने अपना हाथ उठाया और 3 सुइयां फेंकी। ये तीनों सुइयां वेई त्यानिक्सियोन पर नहीं, बल्कि दूर बेहोश पड़े यांडाओ संप्रदाय के सदस्य पर लक्षित थीं। वेई त्यानिक्सियोन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और ली किंगक्यू को दुख भरे भाव से देखा। दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग वास्तव में पराजित हो गए। इसके अलावा उन्हें आध्यात्मिक जागरूकता के स्तर पर एक साधक ने पराजित किया। अगर ली किंगक्यू ने कपटपूर्ण चालों का इस्तेमाल किया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन ली किंगक्यू ने उसे निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से हराया। सैकड़ों साल बाद मेरी यह हालत हो गई है, वेई त्यानिक्सियोन ने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए कहा। इस हंसी ने उनके जख्मों को और बढ़ा दिया और उन्हें जोर से खांसी आने लगी, उनके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन क्यू ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसका इरादा वेई त्यानिक्सियोन को मारने का नहीं था। वेई त्यानिक्सियोन की क्षमताओं के साथ शेन यू और अन्य 2 को मारना बहुत आसान होता और इसमें इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगता। जब वह शेन यू के पीछे प्रकट हुआ तो वेई त्यानिक्सियोन ने जानबूझकर अपने हमले में देरी की, मानो उसे शेन यू को बचाने का मौका दे रहा हो। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुमने मेरे लोगों पर हमला किया, मुझे बताओ, मुझे तुमसे कैसे निपटना चाहिए। वेई त्यानिक्सियोन ने गुस्से भरी निगाहों से ली किंगक्यू की ओर देखा। उन्होंने सदियों की कठिनाइयों को सहा था और वे इस तरह मरना नहीं चाहते थे। उसे आध्यात्मिक लोक में किसी कनिष्ठ व्यक्ति के सामने झुकाना उसे मारने से भी अधिक कष्टदायी है। उसकी आंखों में दिख रहे उस भाव को देखकर ली किंगक्यू ने तुरंत आत्माशोधन ध्वज निकाल लिया और उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही आत्माशोधन ध्वज प्रकट हुआ, एक भयानक प्रेतवादित आभा उमड़ पड़ी, जिससे वेई त्यानिक्सियोन के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। आत्माशोधन ध्वज तुम्हारे हाथों में कैसे आया? वेई त्यानिक्सियोन ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। ली किंगक्यू ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? वेई त्यानिक्सियोन ने दांत पीसते हुए कहा, यह हमारे दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के 3 महान ध्वजों में से एक है और यह मेरे बड़े भाई का जादुई हथियार है। ये सुनकर ली किंगक्यू ने सीधे कहा, मैंने इसे एक शत्रु से प्राप्त किया। आत्ममंथन से मुझे पता चला कि उसने भी इसे संयोगवश ही प्राप्त किया था। वह आपके बड़े भाई द्वारा छोड़ी गई गुफा में गया होगा। जहां तक आपके बड़े भाई की बात है, उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। वेई त्यानिक्सियोन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे बड़े भाई का बहुत समय पहले निधन हो गया था। मरने से पहले उन्होंने अपनी विरासत कहीं और छोड़ दी थी। मुझे इस बात का पता नहीं था। अगर ऐसा है तो आप भी मेरे दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। आप वाकई दिलचस्प हैं। लेकिन क्यू को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना बेशर्म होगा, उसे अपने ही एक सदस्य की तरह और यहाँ तक कि एक कनिष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। वेई त्यानिक्सियोन ने ली किंगक्यू की ओर देखा और पूछा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या आप 9 प्रांतों के साधक हैं या स्वर्गीय पाताल सागर के? ली किंगक्यू ने उत्तर दिया, क्यूशू की भूमि कभी समुद्र तक नहीं गई है। उसे वेई त्यानिक्सियोन द्वारा उसके खिलाफ रची गई साजिशों का डर नहीं था, उसकी अपनी योजनाएं थी, इसलिए उसने वेई त्यानिक्सियोन के सुझाव को मान लिया। ये सुनकर वेई त्यानिक्सियोन ने कुछ क्षणों तक ली किंगक्यू को ध्यान से देखा और फिर कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। यदि तुम स्वर्गिक पाताल लोक से होते तो तुम आत्माशोधन ध्वज को इतनी लापरवाही से प्रकट करने का साहस नहीं करते। क्या ये डरावना है? लेकिन क्यू मन ही मन चिंतित हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह आत्माशोधन ध्वज का अंधाधुंध उपयोग नहीं कर पाएगा, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो मैं वेई त्यानिक्सियोन हूँ, शेन्युवान संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य। हमारे शेन्युवान संप्रदाय ने तियानमिंग सागर के अधिपति को नाराज कर दिया था और हमारा पूरी तरह से सफाया हो गया था। मैं और मेरा बड़ा भाई ताइजुए संप्रदाय के खजाने की खोज में 9 प्रांतों में भाग गए थे, लेकिन जियांग द्वीप के साधकों ने हमारा पीछा किया। मेरे बड़े भाई की मृत्यु मेरी आंखों के सामने हुई और मरने से पहले मैं ताइजुए संप्रदाय की सीलबंद भूमि में छिप गया, मरने का नाटक किया और भाग निकला। आज आपके लोगों ने तंत्र को सक्रिय किया और अंततः मेरा पुनर्जन्म हुआ। वेई त्यानिक्सियोन ने सरल शब्दों में अपनी बात जारी रखी ताकि ली किंगक्यू तुरंत उनके अतीत को समझ सके। उसी समय ली किंगक्यू समझ गई कि यह आदमी मरना नहीं चाहता था।
अच्छी बात है, लेकिन क्यू और वेई त्यानिक्सियोन के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उनके बीच लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक ये सब इस आधार पर है कि वेई त्यानिक्सियोन ने शेन यू और अन्य 2 लोगों की हत्या नहीं की, अन्यथा लेकिन क्यू ने उससे बात करने में समय बर्बाद नहीं किया होता। लेकिन क्यू ने वेई त्यानिक्सियोन की ओर देखकर कहा, अगर ऐसा है तो क्या आपको कहीं जाने की जरूरत है? ये सुनकर वेई त्यानिक्सियोन बेहद खुश हो गया। वह वास्तव में इस बात पर दांव लगा रहा था कि लीकिन क्यू वाकई 9 प्रांतों का मूल निवासी साधक है। यदि लीकिन क्यू क्यूशु की भूमि में एक साधना संप्रदाय की स्थापना करता तो वह निश्चित रूप से विदेशी संप्रदायों से सावधान रहता। किसी निर्जन स्थान पर संप्रदाय स्थापित करने के लिए व्यक्ति का साधारण होना आवश्यक है। इसके अलावा लीकिन क्यू ने अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल कर ली है, इसलिए वह निश्चित रूप से अभिमानी होगा और अन्य संप्रदायों के अधीन होने को तैयार नहीं होगा। बेशक वेई त्यानिक्सियोन का मानना था कि लीकिन क्यू के पास कोई शक्तिशाली समर्थक जरूर होगा, अन्यथा वह इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाता। चाहे लीकिन क्यू के पीछे कोई हो या ना हो, जब तक उसका त्यानमिंगहाई से कोई संबंध नहीं है तब तक सब ठीक है। वेई त्यानिक्सियोन यहाँ मरना नहीं चाहता था, उसके दिल में बदला सबसे महत्वपूर्ण था। आत्मसम्मान का क्या महत्व था? अगर आप मुझे अपने यहाँ रखने को तैयार हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं भविष्य में आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा, वेई त्यानिक्सियोन ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन क्यू भावहीन बनी रही और बोली, तुम्हारी साधना मुझसे कहीं अधिक है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? एक बार जब तुम अपनी चोटों से उबर जाओगी तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। वेई त्यानिक्सियोन आश्चर्यचकित रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लीकिन क्यू के पीछे वास्तव में सूर्य प्रकाश स्तर का कोई साधक न हो? वेई त्यानिक्सियोन अचानक एक दुविधा में फंस गया। शेन यू आकाश से नीचे उतरी, लेकिन क्यू के बगल में आकर रुकी और पूछा, क्या तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो? लेकिन क्यू अक्सर दुश्मनों को दोस्त बना लेता था और शेन यू भी उसका प्रतिद्वंद्वी रह चुका था, इसलिए उसने लीकिन क्यू के विचारों का अनुमान लगा लिया। लेकिन क्यू ने वेई त्यानिक्सियोन को घूरते हुए जवाब दिया, इस बार मामला अलग है। वह बहुत शक्तिशाली है, मुझे डर है कि मैं उसे वश में नहीं कर पाऊंगी। इन शब्दों ने वेई त्यानिक्सियोन के दिल की धड़कन तेज कर दी और उसे एक घातक आभा का आभास हुआ। लीक्विन क्यू से निकलने वाली जानलेवा आभा। वेई त्यानिक्सियोन ने दांत पीसते हुए कहा, जब तक आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका त्यानमिंगहाई से कोई संबंध नहीं है, मेरे पास आपको यकीन दिलाने का एक तरीका है। लेकिन क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे त्यानमिंग सागर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं इसे साबित नहीं कर सकता। चूंकि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा न करना ही बेहतर है। बहुत खूब। आत्माशोधन ध्वज प्रेतवादित ऊर्जा से प्रज्वलित हो गया और उसकी सतह से भूत निकल आए, जो वेई त्यानिक्सियोन पर अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा रहे थे, मानो उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हों। वेई त्यानिक्सियोन का चेहरा और भी गंभीर होता गया। उसे एहसास हो गया था कि लीकिन क्यू का न्याय करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, अब लीकिन क्यू का विश्वास जीतने की बारी उसकी थी। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में गहरे पीले रंग का जैद पत्थर का ताबीज प्रकट हो गया। उसने कहा, यह जीवन को नियंत्रित करने वाला ताबीज है। आपको बस मेरी आत्मा का एक अंश निकालकर इस ताबीज में डालना है और आप मेरे जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्यू ने गहरे पीले रंग के जैद ताबीज को देखा और पूछा, क्या आपका दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय एक राक्षसी संप्रदाय है? बकवास। हमारा दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय एक धर्मपरायण संप्रदाय है, लेकिन धर्मपरायण संप्रदाय के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो अपरंपरागत पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। वेई त्यानिक्सियोन ने क्रोधित होकर जवाब दिया। शेन यू ने लीकिन क्यू के हाथ में मौजूद आत्माशोधन ध्वज पर एक नजर डाली और वेई त्यानिक्सियोन के विचार से सहमत हो गई। सही रास्ता जरूरी नहीं कि पुनर्ता सही हो। लेकिन क्यू को एक अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है, यहाँ तक कि परोपकार और धार्मिकता के नाम के योग्य भी, लेकिन उसके तरीके कभी कभी राक्षसी होते हैं। ये सुनकर लीकिन क्यू चुप हो गई, मानो वह वेई त्यानिक्सियोन पर विश्वास करने को लेकर झिझक रही हो, जिससे वेई त्यानिक्सियोन पीड़ा में पड़ गया। किसी और के हाथों में अपना जीवन और मृत्यु होने का एहसास वास्तव में अप्रिय होता है। एक समय की बात है, वेई त्यानिक्सियोन इतना अहंकारी था कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका अंत इस तरह होगा। दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के प्रति गहरी घृणा के कारण उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी दबी हुई निराशा को अपने दुश्मनों के प्रति नफरत में बदल दिया। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखकर पूछा, तो क्या आप हमारे किंग शियाओ संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक होंगे? हाँ, रुको, तुमने क्या कहा? वेई त्यानिक्सियोन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 281 सरणी निर्माणों का उस्ताद। शामिल होने का मतलब है? वेई त्यानिक्सियोन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने लीकिन क्यू की ओर देखते हुए पूछा। वह पहले से ही गुलाम बनने के लिए तैयार था, इसलिए जब उसने लीकिन क्यू को उसे किंग शियाओ संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए सुना तो वह चौंक गया, ये सोचकर कि उसने कुछ गलत सुना या गलत समझा है। लेकिन क्यू ने अपना हाथ उठाया और जीवन नियंत्रण ताबीज को अपने हाथ में ले लिया। उसने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारा जीवन ले लिया है। मैं तुम्हें भविष्य में किसी भी प्रकार का अपमान नहीं सहने दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरे भरोसे के लायक हो, ये जानने के लिए मुझे अभी समय चाहिए। शेन यू ने मन ही मन सोचा, जैसा मुझे शक था वैसा ही हुआ। अगर लीकिन क्यू को वेई त्यानिक्सियोन को मारना होता तो वह इतनी बातें करने की जहमत ही नहीं उठाता। पिछली लड़ाई को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि वेई त्यानिक्सियोन, हालांकि देखने में उसे जान से मारने पर आमादा था, वास्तव में उसे लगातार अवसर दे रहा था। हालांकि वह अभी भी वेई त्यानिक्सियोन के चरित्र के बारे में अनिश्चित था और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकता था। लेकिन क्यू का जवाब सुनकर वेई त्यानिक्सियोन फिर से चुप हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे के भाव काफी नरम पड़ गए। चूंकि हम सभी को अंततः कैदी बनना ही है, इसलिए कुछ गरिमा बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्यू ने अपनी जीवन शक्ति को जीवन नियंत्रण ताबीज में समाहित किया और शीघ्र ही इसके प्रतिबंधों के उद्देश्य को समझ लिया। ये कहना ही पड़ेगा कि डिवाइन ओरिजिन्स एक्ट वाकई में बहुत खास है। जीवन को नियंत्रित करने वाला ये ताबीज बहुत उपयोगी और अत्यंत कलात्मक है। कौशल का वह स्तर अभी तक किंग शियाओ संप्रदाय तक नहीं पहुंचा है। जीवन को नियंत्रित करने वाले ताबीज से एक तेज रोशनी निकली, जिसके बाद एक सुनहरी किरण वेई त्यानिक्सियोन पर चमकी।
वेई त्यानिक्सियोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्मा द्वारा नियंत्रित होने को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। शेन युए ने इस दृश्य को जिज्ञासा से देखा क्योंकि वह भी आत्मा के मार्ग के बारे में काफी उत्सुक था। जैसे ही सुनहरी किरण उस पर पड़ी, जमीन पर लेटे हुए वेई त्यानिक्सियोंग को कंपकंपी होने लगी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह असहनीय दर्द सह रहे थे। उसकी आत्मा चकनाचूर हो रही थी और अपनी गंभीर चोटों के साथ वह मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहा था। वह अपनी इच्छाशक्ति को केवल दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के प्रति गहरी घृणा के बारे में सोचकर ही बनाए रख सका। कब का जब सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई तो वेई त्यानिक्सियोंग जमीन पर पड़ा था, पहले से भी ज्यादा कमजोर, अपनी आंखें खोलने में असमर्थ। लेकिन क्यों जीवन नियंत्रण ताबीज से खेल रहा था। उसने पहले ही जीवन नियंत्रण ताबीज का उपयोग करके वेई त्यानिक्सियोंग को बांध दिया था। उसे केवल जीवन नियंत्रण ताबीज को कुचलना था ताकि वेई त्यानिक्सियोंग की अचानक मृत्यु हो जाए। वह वेई त्यानिक्सियोंग को यातना देने के लिए भी जीवन नियंत्रण ताबीज का उपयोग कर सकता था। ये चीज वाकई में कपटी है, लेकिन यह निश्चित रूप से उपयोगी है। लेकिन क्यू ने वापस जाकर किसी से जीवन नियंत्रण ताबीज का अध्ययन करवाने की योजना बनाई। अगर वेई त्यानिक्सियोंग मदद कर सके तो और भी अच्छा होगा। काफी सोच विचार करने के बाद लीकेन क्यू ने जीवन नियंत्रण ताबीज को अपने थैले में रख दिया और फिर वेई त्यानिक्सियोंग का इलाज करने के लिए कायाकल्प करने वाली भूतमर सुई का इस्तेमाल किया। इसी क्षण बाइनिंग एव ने यान दाओ संप्रदाय के सदस्य को उड़कर लीकेन क्यू के पीछे उतरने में मदद की। लीकेन क्यू ने यान दाओ संप्रदाय की ओर मुड़कर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी। उसने यान दाओजों की चोटें पहले ही देख ली थी, वह इसके कारण के बारे में पूछ रहा था। शेन युए को भी इतनी गंभीर चोटें नहीं आई थीं। यान दाओ संप्रदाय जागृत हो गया है। लेकिन क्यू के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह मेरी भी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुमने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी, लगभग आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के साधक के बराबर, शेन यू ने कहा। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। सीनियर यान अमरता की साधना शुरू करने से पहले ही इतने शक्तिशाली हैं। अगर वे अमरता की साधना शुरू कर दें तो वे निश्चित रूप से अगले सीनियर शेन बनेंगे। बाइनिंग एव ने उत्साह से कहा, उसकी आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। यानडाओ संप्रदाय को देखते हुए लीकेन क्यू ने अनुमान लगाया कि मार्शल गॉड रिबॉर्न का भाग्य एक महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ होगा। यानडाओ संप्रदाय के शिष्यों के पास एक मार्शल देवता की आभा होती है, जो उनकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ और भी मजबूत होती जाती है, जिससे वे प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में विशेष रूप से कुशल हो जाते हैं। हालांकि यानडाओ संप्रदाय के मार्शल गॉड रिबॉर्न की तुलना में लीकेन क्यू बाइनिंग एव के लकी वन के बारे में अधिक उत्सुक था। इस घटना से किंग शियाओ संप्रदाय को एक नया विशेषज्ञ प्राप्त हुआ जिसने आध्यात्मिक चेतना के स्तर को पार कर लिया था, जो संप्रदाय के लिए एक जबरदस्त उपलब्धि थी। और गहराई से सोचने पर शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि वे भाग्यशाली थे कि उनका सामना एक निर्दयी राक्षसी साधक के बजाय वेई त्यानिक्सियोंग से हुआ। वेई त्यानिक्सियोंग एक अच्छा इंसान नहीं लगता, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उसका असली स्वभाव क्या है। जब बाइनिंग एव ने लीकेन क्यू को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, संप्रदाय के गुरुजी, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं फिर कभी लापरवाही नहीं करूंगा। इस बार वह सचमुच डरा हुआ था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर लीकेन क्यू न आती तो उन तीनों का क्या होता। लीकेन क्यू ने बाइनिंग एव को दोष नहीं दिया, लेकिन उसकी गंभीरता को देखते हुए लीकेन क्यू ने अनुमान लगाया कि शायद कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई होंगी। तुम अभी जवान हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इससे सच में कुछ सीख पाओगे, लीकेन क्यू ने गंभीरता से कहा। बाइनिंग एव ने तुरंत उसे आश्वस्त किया। शेन यू ने कहा, उसने कोई गलती नहीं की, वह बस थोड़ा ज्यादा साहसी हो गया था। अंततः ये हम दोनों की अक्षमता के कारण हुआ। यान दाओजोंग ने सिर हिलाकर कहा, यह वाकई हमारी गलती है। वेई त्यानिक्सियोंग ने यानडाओ संप्रदाय को करारा झटका दिया। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और उसका दिल स्पष्ट रूप से बेचैन था। वापस आने पर हम इस यात्रा में मिली जानकारियों का सारांश प्रस्तुत करेंगे। लीकेन क्यू ने निर्देश दिया कि चूंकि वेई त्यानिक्सियोंग अभी तक नहीं जागा है, इसलिए उसे शेन यू और अन्य 2 लोगों से इस यात्रा के अपने अनुभवों को बताने के लिए कहना चाहिए। शेन यू ने बाइनिंग एव को एक नज़र से देखा और उसे बोलने का इशारा किया, जबकि वह और यान दाओजोंग ध्यान करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बैठ गए। ये सुनकर कि इस भूमि के नीचे ताइजुए संप्रदाय के 1 से अधिक महल छिपे हुए हैं, लीकेन क्यू की रुचि बढ़ गई। इससे पहले कि शेन यू और उसके 2 साथी मामले की पूरी तरह से जांच कर पाते, वेई त्यानिक्सियोंग ने उनकी प्रगति में बाधा डाल दी। लीकेन क्यू को लगा कि वेई त्यानिक्सियोंग को ताइजुए संप्रदाय के बारे में और अधिक जानकारी होगी, इसलिए उसने वेई त्यानिक्सियोंग के जागने के बाद जांच जारी रखने की योजना बनाई। बाइनिंग एव के वृतांत के माध्यम से लीकेन क्यू को पहले से ही यह अंदाजा हो गया था कि अतीत में ताइजुए संप्रदाय कितना शक्तिशाली रहा होगा। ताइजुए संप्रदाय की अपार शक्ति के बावजूद भी ये नष्ट हो गया। चाहे इसका विनाश राक्षसों की भूमि द्वारा हुआ हो या इसके पीछे कोई और कारण हो, लीकेन क्यू को इस प्रश्न में रुचि हो गई। इसके अलावा लीकेन क्यू वेई त्यानिक्सियोंग के माध्यम से त्यानमिंग सागर और अन्य साधना संप्रदायों के बारे में जानना चाहता था, ताकि वह भविष्य के लिए योजना बना सके। किंगजियाओ संप्रदाय का सामना कभी न कभी अन्य साधना संप्रदायों से अवश्य होगा। यदि वे अन्य संप्रदायों से पूरी तरह अनभिज्ञ रहे तो किंगजियाओ संप्रदाय को निश्चित रूप से हानि उठानी पड़ेगी। समय गुजर जाता है। एक पूरा घंटा बीतने के बाद वेई त्यानिक्सियोंग आखिरकार जागा। उसने अपनी आंखें खोली और लीकेन क्यू और बाकी 3 लोगों की आकृतियां देखीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। वह जीवन नियंत्रण ताबीज की शक्ति के बारे में हमेशा से जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब वह इससे प्रभावित हुआ था। लीकेन क्यू ने उसकी ओर मुड़कर कहा, आखिरकार तुम जाग गए। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, हम ताइजू संप्रदाय की विरासत का पता लगाना चाहते हैं। क्या हम कुछ ही लोगों के लिए ऐसा करना सुरक्षित है? वेई त्यानिक्सियोंग ने मुंह खोला और कर्कश आवाज में जवाब दिया, स्थिर नहीं। ठीक है, पहले हम किंग शियाओ संप्रदाय वापस चलते हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लीकेन क्यू ने निर्णायक रूप से आदेश दिया और फिर सीटी बजाई। उसकी सीटी की आवाज़ सुनकर शेन यू और बाइनिंग र चौंक गईं और अनजाने में ऊपर देखने लगीं। क्या संप्रदाय के नेता का दिव्य बाज भी साथ आया था?
तेज हवा जोर से चलने लगी और धूल के बड़े बड़े गुब्बार उड़ाने लगी। दूर स्थित पर्वतीय चोटियों के पीछे एक विशाल आकृति को प्रकट होते देख बाइनिंग एक की आंखें चौड़ी हो गईं। यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अल्पविराम। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लेकिन किंगशियाओ पर्वत छोड़कर चला गया था और उसके लौटने के बाद भी किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि वह चला गया था। जियोबा ने उन्हें ताइकुन पर्वत के पास उतरने के लिए प्रेरित किया। बाद में ली क्विंक्यू वेई तियानिक्सियोनग और शेन यू को क्विंगजियाओ पर्वत पर लिंगजियाओ अकादमी में वापस ले गए, जबकि बाइनिंग र और यानदाओजों का आराम करने के लिए वापस चले गए। शाम होने वाली है। ली क्विंक्यू, शेन यू और वेई तियानिक्सियोनग लंबी मेज पर बैठे थे, जबकि वेई तियानिक्सियोनग एक बेंच पर क्रॉस लेग करके आराम कर रहे थे। जीवन नियंत्रण ताबीज ने उसे अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। वापस लौटते समय वह स्तब्ध था और बेहोश होने की कगार पर था। लेकिन कियू को कोई जल्दी नहीं थी। प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने शेन युए के साथ तलवारबाजी पर चर्चा की। शेन यू को उस तलवार के वार में बहुत दिलचस्पी थी जिसका इस्तेमाल ली क्विंक्यू ने वेई तियानिक्सियोन को हराने के लिए किया था, और ली क्विंक्यू ने खुलकर अपने अनुभव का विस्तार से वर्णन किया। अरे एल्डर शेन, आप वापस आ गए। एक महिला की आवाज़ सुनाई दी और जुयान आंगन में दाखिल हुई। शेन यू ने मुड़कर अभिवादन के तौर पर उसे हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जुयान ने वेई तियानिक्सियोन को देखा। वेई तियानिक्सियोन ने फटे पुराने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल सफ़ेद थे। वह किसी दानव या विधर्मी जैसा दिख रहा था। उसने उसकी ओर एक नज़र डाली, फिर ली क्विंक्यू के पास जाकर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, पंत के मुखिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता अभी भी जारी है, लेकिन पुरस्कारों की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है, जिनमें जादुई कलाकृतियां अपरिहार्य हैं। जैसे जैसे शिष्य अधिक शक्तिशाली होते गए, निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृतियां अनुपयुक्त होती गईं, इसलिए जुयान और भी अधिक शक्तिशाली कलाकृतियां बनाना चाहता था। जादुई कलाकृतियों का निर्माण करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सिर्फ सपने देख सकते हैं। इसके लिए आपको बेहतर संसाधनों की आवश्यकता होती है। जल्दी नहीं है, पहले बैठ जाए और हमें किसी और विषय पर बात करने दीजिए। ली क्विंक्यू मुस्कुराए और जुयान को बैठने का इशारा किया। ये देखकर जुयान बस बैठ गई। हालांकि जब उसने ली क्विंक्यू और शेन युए को तलवारबाजी के बारे में बात करते सुना, तो उसे समझ आ गया कि ली क्विंक्यू जिस बारे में बात कर रही थी, उसका संबंध काले वस्त्रों वाले उस रहस्यमय व्यक्ति से था। तियानगोंग हॉल के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका को उचित ठहराने के लिए आखिर क्या आधार हो सकता है? जुयान असमंजस में थी, लेकिन वह शांत थी और उसने अपने चेहरे पर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। कुछ देर बाद वेई तियानिक्सियोन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, बासी हवा में एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी आंखों की कुछ चमक वापस आ गई। उसकी निगाहें ली क्विंक्यू से मिली। उसके चेहरे पर भाव जटिल थे। आज से उसका जीवन इस व्यक्ति के हाथों में होगा। क्या तुम जाग रहे हो? ली क्विंक्यू ने वेई तियानिक्सियोन की ओर देखकर पूछा। वेई तियानिक्सियोन ने सिर हिलाकर पूछा, क्या आप ताइजुए संप्रदाय की विरासत प्राप्त करना चाहते हैं? तैजुए संप्रदाय? ये सुनकर जुयान को दिलचस्पी हो गई। ली क्विंक्यू ने उत्तर दिया, ये केवल विरासत की बात नहीं है, बल्कि हर चीज़ की बात है। उन भूमिगत महलों की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि भूमिगत महलों को भी संसाधनों में परिवर्तित किया जा सकता है ना? वेई तियानिक्सियोन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली क्विंक्यू ने इतनी गहराई से विचार किया होगा। गहरा, ठीक है, उससे पहले आप औपचारिक रूप से किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? ली क्विंक्यू ने फिर पूछा। ये प्रश्न पूछने का कारण यह है कि वेई तियानिक्सियोन ने अभी तक दाववादी पैनल में प्रवेश नहीं किया है। वेई तियानिक्सियोन ने गहरी सांस ली, खड़े हुए ली क्विंक्यू को प्रणाम किया और कहा, शिष्य वेई तियानिक्सियोन संप्रदाय गुरु को प्रणाम करते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दाववादी चार्ट के निचले भाग में वेई तियानिक्सियोन का चित्र प्रकट हो गया। ली क्विंक्यू मुस्कुराए और बोली, मुझे ताइजुए संप्रदाय के खंडहरों के बारे में जो कुछ भी तुम जानती हो बताओ। उसने तुरंत वेई तियानिक्सियोन की प्रोफाइल पिक्चर निकाली और उसकी प्रोफाइल चेक की। नाम वेई तियानिक्सियोनग, लिंग पुरुष, आयु 723 वर्ष, 427 वर्ष का खोया हुआ जीवन, निष्ठा नेता पंथ नेता 31/35 अधिकतम 100, कृषि योग्यता अच्छी, समझ उत्कृष्ट, नियति एक बड़ी आपदा से बच जाता है, संरचनाओं का उस्ताद है और प्रतिभा को संजोने वाला हृदय रखता है। एक बड़ी आपदा से बचना, हर बार जब वह किसी बड़ी आपदा से बचता है तो आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति उसकी समझ बढ़ती जाती है। फॉर्मेशन के उस्ताद फॉर्मेशन की कला में अद्वितीय समझ और रुचि रखते हैं, इस क्षेत्र में उस्ताद बनने के लिए नियत हैं। प्रतिभा का सम्मान करने वाला हृदय, जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से सामना होता है तो मार्गदर्शन प्रदान करने से खुद को रोक नहीं पाते और यहाँ तक कि उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छा भी हो सकती है। अध्याय 282 संप्रदाय दमनकारी दिव्य तलवार। आप एक भयानक संकट से बच गए। फॉर्मेशन के उस्ताद, एक ऐसा हृदय जो प्रतिभा को महत्व देता है। वाह, क्या गजब की प्रतिभा है। वेई तियानिक्सियोन की प्रोफाइल देखने के बाद ली क्विंक्यू की उनके प्रति राय में जबरदस्त सुधार हुआ। किंगजियाओ संप्रदाय में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास प्रतिभाओं की कमी है। किंगजियाओ संप्रदाय में विशेष रूप से प्रशिक्षण विधियों की कमी है और इस क्षेत्र में मिंगुआन की समझ स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेई तियानिक्सियोन ने शेन यू और अन्य दो को तुरंत नहीं मारा। ऐसा लगता है कि उसके पास प्रतिभा को संजोने का भाग्य है। इन दोनों नियतियों के संयोजन का अर्थ है कि वेई तियानिक्सियोन किंगशियाओ संप्रदाय के लिए कई और सरणी गठन प्रतिभाओं का निर्माण कर सकता है। ताइजू संप्रदाय द्वारा छोड़े गए खंडहर जालों और तंत्रों से भरे हुए हैं। मेरी पूरी साधना के बावजूद भी अंत तक खोज करना मुश्किल होगा। हम तीनों अभी आधे रास्ते ही गए हैं। असली खतरनाक जगह तो अभी और भी गहराई में है। वेई तियानिक्सियोन ने अपनी सोच को बदला और बोलना शुरू किया। शेन यू ने भौहें चढ़ाईं, वे अभी आधी दूरी ही तय कर पाए थे। वैसे जिस महल में उन्होंने वेई तियानिक्सियोन को पुनर्जीवित किया था, उसमें एक और दरवाजा था। वेई तियानिक्सियोन के प्रति ली क्विंक्यू का नजरिया बदल गया था, जिससे वेई तियानिक्सियोन बहुत असहज हो गया था। क्या हुआ? ली क्विंक्यू ने उसकी उलझन को देखा और पूछा, ताइजुए संप्रदाय इस तरह का खतरनाक खंडहर महल क्यों बनवाएगा?
वेई त्यानिक्सियोंग ने उत्तर दिया, बिल्कुल, यह उनके संप्रदाय की पवित्र तलवार को छिपाने के लिए है। ताइजुए संप्रदाय जानता था कि उसका अंत निकट है, इसलिए उसने अपनी विरासत को संरक्षित करने और अपनी पवित्र तलवार की रक्षा करने के लिए पहले से ही ऐसे महल बनवाए थे। कहा जाता है कि वे महल वास्तव में एक शहर हैं, एक विशाल शहर जो जमीन के नीचे दबा हुआ है। सैकड़ों वर्षों तक कैद में रहने के दौरान मुझे कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनाई देती थीं। मुझे संदेह है कि मेरे भीतर कुछ और भी भयानक छिपा हुआ है। यद्यपि आपने मुझे हरा दिया है, आप अंततः केवल आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर हैं। जबरदस्ती प्रवेश करना मृत्यु के समान होगा और शायद इस धरती पर विपत्ति भी ला सकता है। ताइजुए संप्रदाय हमारे शेन्युवान संप्रदाय जितना धर्मपरायण नहीं है, वास्तव में वे एक दुष्ट संप्रदाय हैं। सैकड़ों वर्षों से सीलबंद, क्या ये केवल आध्यात्मिक चेतना का क्षेत्र है? कामिमोटो क्यों? झूयान ने गंभीर भाव से सुना, उसका दिल सदमे से भर गया था। आखिर यह व्यक्ति कौन है? दरअसल लिकिन क्यू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अन्य साधना संप्रदायों से सावधान था। किंग शियाओ संप्रदाय के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य भी ऐसा ही महसूस करते थे। वे नहीं चाहते थे कि जो कुछ भी वे वर्तमान में नियंत्रित कर रहे हैं वह दूसरों द्वारा छीन लिया जाए। जू परिवार ने लंबे समय से खुद को किंग शियाओ संप्रदाय से जोड़ लिया था और झूयान की दृष्टि पहले से ही किंग शियाओ संप्रदाय के समग्र विकास पर केंद्रित थी। उसे एहसास हुआ कि लिकिन क्यू ने उसे जो बताया था वह वास्तव में उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था जो वह पूछने आई थी। साथ ही वह उत्साहित भी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वह और लिकिन क्यू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे किंग शियाओ संप्रदाय का विस्तार होता गया, शिष्यों की नज़र में उसके नेताओं की छवि और भी ऊंची होती गई। लेकिन केवल वे ही जानते थे कि नेताओं के बीच भी रिश्तेदारी के भेद मौजूद थे। किंग शियाओ संप्रदाय की सत्ता हमेशा लिकिन क्यू और उनके कनिष्ठ भाई बहनों के हाथों में रही। इनके अलावा झूयान की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। जू परिवार हमेशा से चाहता था कि झूयान अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए और यहाँ तक कि उनकी यह आशा भी थी कि झूयान लिकिन क्यू से शादी कर ले। झूयान ने ऐसा होने से रोक दिया, लेकिन कभी कभी वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाती थी कि क्या लिकिन क्यू से शादी करना उसके लिए बेहतर होगा। तर्क ने झूयान को समझाया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करने से केवल किंग शियाओ संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। अब उसने उन अनुचित विचारों को त्याग दिया है और पूरी तरह से संप्रदाय के प्रति समर्पित है। वेई त्यानिक्सियोंग ने ताइजुए संप्रदाय के बारे में अपनी समझ को विस्तार से बताना जारी रखा। 1000 वर्ष पूर्व ताइजुए संप्रदाय का 9 प्रांतों पर प्रभुत्व था और उसने तियानमिंग सागर में स्थित साधना शक्तियों को भी चुनौती दी थी। परिणामस्वरूप तियानमिंग सागर ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी शक्ति को भारी क्षति पहुंची। इसके बाद उत्तर से राक्षस दक्षिण की ओर आए और 9 प्रांतों को तबाह कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ताइजुए संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया। तियानमिंग सागर में ताइजुए संप्रदाय के ऐसे वंशज अभी भी मौजूद हैं जो क्यूशु की भूमि से बाघ की तरह डरते हैं और आज तक वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन क्यू और अन्य 2 लोगों ने ताइजुए संप्रदाय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संप्रदायों का नरसंहार किया, भूतिया हथियार बनाए और यहाँ तक कि अन्य साधना संप्रदायों को गुलाम भी बना लिया। किसी साधना संप्रदाय द्वारा छोड़े गए ऐसे तंत्र निश्चित रूप से खतरनाक और दुर्भावनापूर्ण होते हैं। क्या वे ताइजू संप्रदाय की विरासत को पाने की लालसा नहीं रखते? वंशज होने के नाते उन्हें सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ताइजू संप्रदाय की विरासत कितनी शक्तिशाली है। झूयान ने पूछे बिना नहीं रह सकी। वेई त्यानिक्सियोंग ने उसकी ओर एक नज़र डाली और चिढ़कर कहा, ठीक इसी वजह से कि वे ताइजुए संप्रदाय के वंशज हैं, वे जानते हैं कि तथाकथित विरासत एक जाल है। फिर उसने शेनयू की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन असल में मैं तुम्हें बचा रहा था। अगर मैं बाधा को तोड़कर तुम्हें बाहर नहीं निकालता तो कौन जानता है कि आगे क्या होता। शेनयू ने भौहें चढ़ाईं। उसने ध्यान से सोचा और पाया कि स्थिति वाकई वैसी ही थी जैसा बताया गया था। सुरक्षा मार्ग का ढह जाना सचमुच समझ से परे था। ये वेई त्यानिक्सियोंग का ही काम निकला। लेकिन क्यू को भी यह उम्मीद नहीं थी कि ताइजुए संप्रदाय ने इतना बड़ा छिपा हुआ खतरा पीछे छोड़ दिया होगा। वेई त्यानिक्सियोंग को लेकिन क्यू की चिंता का आभास हो गया था, इसलिए उसने कहा, जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे कुछ नहीं होगा। आखिरकार 1000 साल बीत चुके हैं और ताइजुए संप्रदाय ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की है। लेकिन क्यू ने सिर हिलाया और फिर कहा, अब से तुम किंग शियाओ संप्रदाय में रहोगे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगले 100 वर्षों में किंग शियाओ संप्रदाय तियानमिंग सागर से संपर्क करने की पहल नहीं करेगा। तुम्हारे बड़े प्रतिशोध को अभी इंतजार करना होगा। वेई त्यानिक्सियोंग ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, आपका विचार सही है। आपके संप्रदाय की नींव पर्याप्त मजबूत नहीं है। अगर तियानमिंग सागर के संप्रदायों को पता चल गया तो यह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जहां तक मेरी दुश्मनी की बात है, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि पूरी शक्ति के बारे में है। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। झूयान को अंततः समझ में आया कि यह व्यक्ति गहरे रक्त प्रतिशोध से ग्रस्त था और उसे संप्रदाय के नेता द्वारा भर्ती किया गया था। लिक्विन क्यू ने झूयान को वेई त्यानिक्सियोंग से मिलवाना शुरू किया और तियानगोंग हॉल के कर्तव्यों के बारे में भी बताया। वेई त्यानिक्सियोंग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि किंग शियाओ संप्रदाय ने अपरंपरागत पद्धतियों के अध्ययन के लिए एक विशेष हॉल स्थापित किया था, जिससे किंग शियाओ संप्रदाय की संरचना में उसकी बहुत रुचि पैदा हुई। अब से आप तियानगोंग हॉल में काम करेंगे, लेकिन क्यू ने सीधे कहा। उन्होंने वेई त्यानिक्सियोंग से कुछ भी बनाने के लिए नहीं कहा। उनका मानना था कि प्रतिभा के प्रति उनकी सराहना काम आएगी। वेई त्यानिक्सियोंग को उसकी व्यवस्थाओं पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह बस आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था। लेकिन क्यू ने झूयान की ओर देखकर कहा, तुम उसके रहने का इंतजाम कर दो। याद रखना, उसकी पहचान किसी को भी नहीं बताई जानी चाहिए, यहाँ तक कि अन्य हॉल मास्टर्स को भी नहीं। जो भी उसके बारे में जानना चाहे उसे मुझसे संपर्क करना होगा। झूयान उत्साह से खड़ी हो गई और बोली, मैं समझ गई, मैं निश्चित रूप से उसकी पहचान की रक्षा करूंगी। वेई त्यानिक्सियोंग का प्रभावशाली पृष्ठभूमि होना स्पष्ट है, लेकिन क्यू को उस पर पूरा भरोसा होगा तभी उसने ऐसे व्यक्ति को उसके अधीन नियुक्त किया है, भला वह उत्साहित क्यों ना हो। लेकिन क्यू ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वे जा सकते हैं, और इसलिए झूयान वेई त्यानिक्सियोंग को पहाड़ से नीचे ले गया। उनके जाने के बाद शेनयू ने लिकिन क्यू की ओर देखा, भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या उसे स्वर्गीय शिल्प हॉल में छोड़ना अनुचित नहीं होगा?
तियानगोंग हॉल में स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में शेन यू को चिंता थी कि वेई त्यानिक्सियोन कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। उनकी नज़र में वेई त्यानिक्सियोन निश्चित रूप से एक राक्षसी साधक था और वेई त्यानिक्सियोन चाहे कितना भी दावा करे कि दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय धर्मी है, उन्हें इस पर विश्वास नहीं था। लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोली, मुझे लगता है कि तियानगोंग टांग वेई त्यानिक्सियोन को किंगक्सियाओ संप्रदाय में अधिक तेजी से एकीकृत होने में मदद कर सकता है। शेन यू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ओह, तो ये झूयान के यहाँ होने की वजह से नहीं था? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यू ने शेन यूए पर अपनी आंखें घुमाईं। ये आदमी खुद को क्या समझता है? क्या वह सचमुच इतना अविश्वसनीय है? शेन यूए खड़ी हुई और बोली, ताइजुए संप्रदाय का मामला फिलहाल के लिए टाला जा सकता है, लेकिन आपकी लड़ाई का शोरगुल बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि इससे दूसरे लोग भी आकर्षित होंगे और अनावश्यक परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्यों ना मैं स्वयं ही कमान संभाल लूँ? लेकिन क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम वेई त्यानिक्सियोन की बातें भूल गए हो? अगर मैं अंदर गया तो मौत को दावत दूंगा। ये सुनकर शेन यू को लगा कि बात समझ में आ गई है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। लेकिन क्यू ने आगे कहा, तुम्हें अभी और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिलहाल मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैंने हमेशा तुम्हें संप्रदाय का सबसे कुशल हथियार माना है। ये सुनकर शेन यूए को खुशी हुई और आज की हार से उत्पन्न निराशा काफ़ी हद तक कम हो गई। मैं और मजबूत बनूंगा। देर सवेर मैं वेई त्यानिक्सियोन को चुनौती दूंगा। शेन यू ने मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे और चली गई। लेकिन क्यू ने उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बूढ़े आदमी को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। जब लिंगशियाओ आंगन में केवल लिकिन क्यू ही रह गया तो वह गहन चिंतन में डूब गया। तियानमिंग हाई पहले ही उसकी नज़र में आ चुका था। हालांकि उसने कहा था कि वह उसे उकसाएगा नहीं, लेकिन वह चुप भी नहीं रह सकता था। खुद को और अपने दुश्मन को जानना ही हर लड़ाई में जीत की कुंजी है। दुश्मनों से निपटने के दौरान लेकिन क्यू पहले खुफिया जानकारी इकट्ठा करना पसंद करते हैं और जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होने पर ही कार्रवाई करते हैं। शायद हम डार्क हॉल को कुछ कार्य सौंप सकते हैं, विशेष रूप से मो जियूहोंग को, जिसके पास घुसपैठ का मार्ग नियति है। हालांकि मो जियूहोंग का साधना स्तर बहुत कम है। अगर समुद्र यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। अध्याय 283 तलवारबाज सच्ची विरासत। वेई त्यानिक्सियोन को वास्तव में किंगशियाओ संप्रदाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस जीवित रहना और अपनी चोटों से उबरना चाहता था। लेकिन जब से वह किंगशियाओ संप्रदाय में आया है, संप्रदाय में उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किंगजियाओ संप्रदाय में केवल एक दिन बिताने के बाद ली किंगक्यू के प्रति उसका संदेह काफ़ी हद तक कम हो गया। कम से कम जो उसने देखा और सुना उससे ये साबित हो गया कि किंगजियाओ संप्रदाय और तियानमिंग सागर का सही तौर पर कोई संबंध नहीं था। किंगजियाओ संप्रदाय वास्तव में एक छोटा संप्रदाय था जो 20 वर्षों से अमृतत्व की साधना कर रहा था। वेई त्यानिक्सियोन ने हाल ही में संप्रदाय के सबसे रोमांचक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का उपहास उड़ाया। आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर केवल कुछ ही साधकों वाले एक छोटे से साधना संप्रदाय के लिए इस तरह के सती मामलों में संलग्न होना वास्तव में जल्दबाजी भरा है। उन्हें हेवनली क्राफ्ट हॉल के भीतर चल रहे आंतरिक संघर्षों में काफ़ी दिलचस्पी थी। मिंगबुआंग और वुक्सिंगयुए अक्सर गढ़ाई संसाधनों को लेकर तीखी बहस करते थे। उन्हें पता था कि इन शिष्यों के बीच कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, ये केवल स्वभाव का मामला था। हालांकि वह मिंगबुआंग और वुक्सिंगयुए की युद्ध संरचना और हथियार बनाने की कला के सामने टिक नहीं सका। आखिरकार एक दिन तियानगोंग हॉल के शिष्यों ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे हॉल के आंगन में आराम कर रहे वेई त्यानिक्सियोन का आपा टूट गया और वह बाहर जाकर उन पर चिल्लाने लगे। तियानगोंग हॉल के शिष्य तो और भी ज्यादा क्रोधित थे। हालांकि वे बहस कर रहे थे, लेकिन यह संप्रदाय के विकास के लिए थी। एक नए व्यक्ति की दखलंदाजी करने की हिम्मत कैसे हुई? वेई त्यानिक्सियोन ने तियानगोंग हॉल में प्रवेश किया। उनका रूप रंग विवादास्पद था और वे स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हालांकि तियानगोंग हॉल के शिष्य संप्रदाय द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थे और चूंकि यह किंगशियाओ संप्रदाय था, इसलिए उन्हें वेई त्यानिक्सियोन द्वारा किसी प्रकार की परेशानी पैदा करने का डर नहीं था। इसलिए वेई त्यानिक्सियोन ने उस विषय पर अपनी राय दी जिस पर वे चर्चा कर रहे थे। प्रतिबंधों के बारे में उनकी विशेषज्ञता तियानगोंग तांग के शिष्यों की पहुंच से कहीं अधिक थी और उन्होंने अपने कुछ ही शब्दों से तियानगोंग तांग के शिष्यों को अचंभित कर दिया। इसके बाद तियानगोंग तांग के शिष्यों ने वेई त्यानिक्सियोन के निर्देशों का पालन करते हुए जादुई कलाकृतियों का निर्माण किया और पाया कि वे वास्तव में सफल रहे। ये खबर झुयान के कानों तक तेजी से पहुंची, जिससे वह हैरान रह गई। पता चला कि संप्रदाय के नेता ने वेई त्यानिक्सियोन को तियानगोंग हॉल में काम करने के लिए इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वह भरोसेमंद थी, बल्कि इसलिए रखा था क्योंकि वेई त्यानिक्सियोन तियानगोंग हॉल की मदद कर सकती थी। उसे मिलीजुली भावनाएं महसूस हो रही थीं, हानि का एहसास और प्रशंसा का भाव एक साथ। केवल इसी प्रकार के संप्रदाय के नेता का अनुसरण करके ही वह असीम आशा देख सकती थी। इसके बाद के दिनों में वह समय समय पर वेई त्यानिक्सियोन से मिलने जाती रही और उसने उचित सीमाएं बनाए रखने का अच्छा काम किया ताकि वेई त्यानिक्सियोन के ठीक होने में देरी न हो। झुयान के माध्यम से वेई त्यानिक्सियोन ने किंगशियाओ संप्रदाय के इतिहास के बारे में भी जाना, जिससे उन्हें ली किंगक्यू की गहरी समझ प्राप्त हुई। क्या ये संभव है कि ली किंगक्यू के पास वास्तव में कोई शक्तिशाली समर्थक न हो? अगर ऐसा है तो वेई त्यानिक्सियोन को किंगशियाओ संप्रदाय के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। अल्पविराम। टूर्नामेंट के शीर्ष 64 प्रतियोगी एक महीने के भीतर 32 तक पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिनमें से शीर्ष 10 का चयन जुलाई के अंत में होगा और अंतिम मुकाबला अगस्त में होगा। जून के आखिरी दिन को छोड़कर हर दिन केवल एक ही लड़ाई होती थी और सिर्फ एक लड़ाई भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए काफ़ी थी। जैसे जैसे टूर्नामेंट इस चरण तक पहुंचा, हर मुकाबला बेहद रोमांचक होता गया और किसी को भी तुरंत हार का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक कुछ शिष्यों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और अगर ताकत में काफ़ी अंतर होता तो ताकतवर शिष्य अपने प्रतिद्वंदी को अपने कौशल का पूरा प्रदर्शन करने देता। जुलाई की शुरुआत में शीर्ष 32 टीमों का चयन किया गया और उन्होंने शीर्ष 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। सम्राट लियू जिंग अपने राजकुमारों, राजकुमारियों और शाही परिवार के कई सदस्यों के साथ युद्ध देखने के लिए किंगशियाओ पर्वत पर पहुंचे, जिससे जादुई प्रतियोगिता दुनिया भर के लोगों के बीच और भी लोकप्रिय हो गई।
वेई त्यानिक्सियोन को किंगशियाओ पर्वत पर वापस लाने के बाद ली किंगक्यू उससे बात करने नहीं गई, बल्कि उसने अपना अधिकांश समय साधना में व्यतीत किया। जीवन नियंत्रण ताबीज हाथ में होने के बावजूद ली किंगक्यू को अभी भी उम्मीद थी कि वह वेई त्यानिक्सियोन को नियंत्रित करने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करेगा। वेई त्यानिक्सियोन की वफादारी में धीरे धीरे वृद्धि देखकर ली किंगक्यू को पता चल गया कि उसे तियानबोन हॉल में नियुक्त करने का उसका निर्णय सही था। किसी को अपने पक्ष में करने के जानबूझकर किए गए प्रयास कभी कभी उल्टे पड़ सकते हैं। ली किंगक्यू को उम्मीद थी कि वेई त्यानिक्सियोन को वास्तव में किंगक्सियाओ संप्रदाय से जुड़ाव का एहसास होगा। जहां तक लियू जिंग के आगमन की बात है, ली किंगक्यू ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि स्वागत समारोह की जिम्मेदारी झांग यूचुन पर छोड़ दी और किसी ने भी इस पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। इस दिन मौसम धूप वाला और उज्ज्वल था। ली किंगक्यू अपनी गुफा के बाहर जंगल में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। अमर तलवार तकनीकों में से तीसरी तकनीक उसकी सबसे प्रभावी घातक चाल बन चुकी थी और उसे इसकी शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ समय इसके अध्ययन में लगाना आवश्यक था। वह हाल ही में अपनी स्वयं निर्मित आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार के साथ 3 अमर तलवारों को मिलाने के बारे में भी सोच रहा है। अमर तलवारों में से तीसरी तलवार से दुश्मन बच नहीं सकता, लेकिन दुश्मन इसका सामना कर सकता है। अगर दुश्मन को पलटवार करने का मौका ही न मिले तो ये तलवार और भी कारगर साबित होती है। इसी समय लिंग शियाओ आंगन से 2 आकृतियां बाहर निकलीं। वे शियाओ वुकिंग और बाइनिंग एर थीं। शियाओ वुकिंग ने कुछ दूरी से ही ली किंगक्यू को प्रणाम किया और फिर मुड़कर चली गई। बाइनिंग एर ने ली किंगक्यू की दूर जाती हुई आकृति को देखा, एक गहरी सांस ली और उसकी ओर चल पड़ी। शिष्य बाइनिंग रसंप्रदाय गुरु का स्वागत करता है। बाइनिंग एर ली किंगक्यू के पीछे आकर खड़ी हुई और आदरपूर्वक सिर झुकाया। ली किंगक्यू ने अपनी तलवार म्यान में रखी, उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? उन्हें हमेशा से बाइनिंग एर पसंद रही है। हालांकि लड़का लापरवाह है, फिर भी वह लकी गायक की मदद लेने से खुद को रोक नहीं पाता। इस बार उन्होंने न केवल ताइजुए संप्रदाय के खंडहरों की खोज की, बल्कि किंगशियाओ संप्रदाय को वेई त्यानिक्सियोंग से शक्तिशाली सहायता प्राप्त करने में भी मदद की। वेई त्यानिक्सियोंग न केवल व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली है, बल्कि वह किंगशियाओ संप्रदाय को युद्ध संरचनाओं, हथियार निर्माण और यहां तक कि रसायन विद्या विकसित करने में भी मदद कर सकता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेई त्यानिक्सियोंग किंगशियाओ संप्रदाय को एक बड़ी छलांग लगाने में मदद कर सकता है। ये सब निश्चित रूप से बाइनिंग एर की बदौलत है। उनके बिना ताइजुए संप्रदाय की खोज से पहले किंगशियाओ संप्रदाय को वेई त्यानिक्सियोंग से मिलने में बहुत कठिनाई होती। लेकिन किंगक्यू के सामने बाइनिंग एर को अधिक सहजता महसूस हुई और उसकी चिंताएं काफी हद तक कम हो गईं। उसने अपनी कमर पर बंधी थैली से हरे रंग का जैड का एक टुकड़ा निकाला। यह जैड का टुकड़ा तलवार के आकार का है, 10 सेंटीमीटर लंबा है और बेहद खूबसूरती से तराशा गया है। संप्रदाय के गुरु, यह एक अनमोल खजाना है जो मुझे ताइजू संप्रदाय में मिला था। इसमें आत्मा जैसी कोई चीज समाहित है। इसे पराजित करके ही परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूं और इस खजाने के योग्य नहीं समझती, इसलिए मैं इसे आपको अर्पित करना चाहती हूं, बाइनिंग एर ने गंभीरता से कहा। ताइजू संप्रदाय से प्राप्त उसकी 90% संपत्ति संप्रदाय को सौंप दी गई है। संप्रदाय का नियम है कि शिष्य खोज अभियानों के दौरान प्राप्त वस्तुओं का एक हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। यही कारण है कि शिष्य खोज अभियानों में भाग लेने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। लेकिन क्यू ने हरे रंग के जैड के टुकड़े को देखा, लेकिन उसे कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसका परीक्षण किया और पाया कि उसके भीतर एक गुप्त संसार है। एक विशेष अवरोध भंवर की तरह उसकी चेतना को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, जिससे वह इतना चौंक गया कि उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस खींच ली। क्या आपने अंदर के परीक्षण कर लिए हैं? लेकिन क्यू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बाइनिंग एर ने सिर हिलाकर कहा, मैं उस व्यक्ति को हरा नहीं सकी और उसने तो मेरा मजाक भी उड़ाया। लेकिन क्यू ने कुछ विवरणों के बारे में पूछताछ की, लेकिन दुर्भाग्य से बाइनिंग एर को किंगक्यू के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जैड के अंदर मौजूद व्यक्ति ने उसे कुछ भी नहीं समझाया। ठीक है, मैं देख लूंगी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। लेकिन क्यू ने बाइनिंग एर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें इस बात से बहुत खुशी हुई कि बच्चा उनके बारे में अच्छी राय रखता है। अगर कोई और होता तो उसे विरासत मिलने से पहले निश्चित रूप से एक निश्चित स्तर की क्षमता हासिल करने तक रखा जाता, भले ही वह अभी परीक्षा पास न कर पाए। बाइनिंग एर ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, संप्रदाय के गुरुजी, मुझे डर था कि आप इस खजाने को अपने पास रखने के लिए मुझे दोषी ठहराएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हर शिष्य को अपने अपने अवसर मिलते हैं। मैं अपने सारे अवसर यूं ही तो नहीं सौंप सकता। भला मैं कैसा इंसान कहलाऊंगा? लेकिन क्यू ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। बाइनिंग एर को अन्य साधना संप्रदायों के नेताओं और पंथ प्रमुखों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि ली किंगक्यू से अधिक उदार कोई नहीं था। इसके बाद ली किंगक्यू ने जैड को अपने भंडारण बैग में रख दिया और बाइनिंग एर के साथ थोड़ी देर और बातचीत की। बाइनिंग एर के जाने के बाद ली किंगक्यू अभी भी सोच रहा था कि उसे कैसे पुरस्कृत किया जाए। बाइनिंग एर सत्ता की लालसा नहीं रखता। उसका व्यक्तित्व ली सिफेंग से काफी मिलता जुलता है। उसे अनुभव प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर उतरना पसंद है, लेकिन क्यू उसे केवल साधना संसाधन जैसे कि गोलियां देकर ही उसे मजबूत बना सकता है। बहुत विचार विमर्श के बाद लेकिन क्यू ने बाइनिंग एर के साधना उपचार को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे वह जूनिंग और झाओ जैन के बराबर हो गई। इस व्यवस्था की आलोचना होना तय है, लेकिन वह इसकी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हैं। वह तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा और उस शाम बाइनिंग एर द्वारा दिए गए जैड पत्थर को आजमाने की तैयारी कर रहा था। सूर्यास्त और चंद्रोदय रात हुई, लेकिन क्यू पत्थर के पलंग पर बैठी हरे जैड पत्थर से खेल रही थी। नांगोंगी और लिनचुवान ली किंगक्यू के सामने तैरते हुए एक साथ जैड का निरीक्षण कर रहे थे। इसके अलावा ली किंगक्यू के पीछे एक काली ड्रैगन आत्मा धीरे धीरे तैर रही थी, जो भूत ड्रैगन थी। भूतबार ड्रैगन आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र की शक्ति रखता है और महान दानव लुओ की तरह भूत राजा पर्वतमाला से उत्पन्न हुआ है। वश में किए जाने के बाद से ये काले रंग की आकृतियों में परिवर्तित हो गया है, जो ली किंगक्यू के दाहिने हाथ के पीछे चिपकी हुई हैं। ली किंगक्यू ने अभी तक युद्ध में इसका उपयोग नहीं किया है। वास्तव में भूतों का कोई निशान नहीं है।
भूतिया ड्रैगन की आवाज़ गूंजी, जिसका स्वर जिज्ञासा से भरा हुआ था। लेकिन क्यू ने कहा, मैं पहले कोशिश करके देखूंगी, आप लोग मेरे लिए सब कुछ संभाल कर रखना। स्पिरिट पूल के किनारे खड़ा जिनलांग भी मुड़ा और लीकिन क्यू को घूरने लगा। लेकिन क्यू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को जेड में समाहित कर दिया और इस बार वह जेड के भीतर मौजूद रहस्यमय प्रतिबंधात्मक शक्ति का विरोध करने में असमर्थ रहा। उसे अचानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक चट्टान पर पाया। आकाश नीला है, धरती विशाल और असीम है और चट्टानों के नीचे पहाड़ों की एक श्रृंखला फैली हुई है। भूभाग ढलान वाला नहीं है और पेड़ भी बहुत अधिक नहीं है। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था। लेकिन क्यू मन ही मन चिंतित हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि न केवल उसकी चेतना प्रवेश कर गई है, बल्कि वह अपने शरीर की उपस्थिति और अपने भीतर जीवन शक्ति के प्रवाह को भी महसूस कर सकता है। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच प्रवेश कर चुका हो, न कि केवल इसके बारे में जागरूक हो। एक नियति द्वारा चुना गया व्यक्ति। दूर से एक पुरानी और रहस्यमयी आवाज आई। लेकिन क्यू ने मुड़कर देखा तो पास के पहाड़ की चट्टान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने काले रंग का ताओवादी वस्त्र और कपड़े की टोपी पहन रखी थी और वह उसे ठंडे भाव से देख रहा था। लेकिन क्यू ने बूढ़े व्यक्ति को देखा, लेकिन वह उसकी साधना की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको किस तरह संबोधित किया जाना चाहिए, वरिष्ठ? लेकिन क्यू ने पूछा। हालांकि बाइनिंग एयर ने कहा कि इस व्यक्ति से संवाद करना असंभव था, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। तुम उस पहले वाले लड़के से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम मुझे तलवारबाज गुरु कह सकते हो। मुझे हराओ और तुम्हें ताइजू संप्रदाय की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त होंगी। ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया और बोलते बोलते वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। तलवारबाज। लेकिन क्यू ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसने पाया कि उसका थैला भी असली लग रहा था। उसने एक किंगशियाओ तलवार निकाली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तलवार के उस्ताद ने दूर से ही उसे घूर कर देखा। उनकी निगाहें उसके हाथ में मौजूद तलवार पर पड़ी और उन्होंने कहा, तुम्हारी तलवार तुम्हारे योग्य नहीं है। लेकिन क्यू ने उत्तर दिया, तो मुझे अपनी तलवार दिखाओ। तलवारबाज ने अपना दाहिना हाथ उठाया। हथेली आकाश की ओर थी। पल भर में आकाश से एक तेज हवा चली, जिससे जमीन पर मौजूद पेड़ हिलने लगे और लेकिन क्यू के पैरों के नीचे की चट्टान कांपने लगी। आकाश से एक तलवार की रोशनी नीचे आए और तलवारबाज के हाथ में आ गिरी। लेकिन क्यू ने तलवार को देखा और पाया कि इसका आकार किंग्यू की तलवार से काफी मिलता जुलता था, बस यह अधिक तीक्ष्ण थी। तलवार मिलने के बाद जियान कुई की आभा में जबरदस्त बदलाव आया। वह दबंग अहंकार से भर गया और उसकी आंखें तेज हो गईं। उनकी निगाहें मिली और जियान कुई ने अचानक अपना पैर पटका और हवा में उछलकर तुरंत ली किंग्यू के सामने प्रकट हो गया। तलवार की रोशनी ली किंग्यू के चेहरे पर पड़ी और उसकी पुतलियों में एक ठंडी रोशनी झलकती हुई प्रतीत हुई। अध्याय 284। लेकिन क्यू की नजरों से दुनिया। गुफा के अंदर। लेकिन क्यू ने अपनी आंखें खोली और नानगोंगी और लिनचुवान तुरंत उसके पास आकर उससे पूछने लगे कि वह कैसा है। ये परीक्षा मेरी अपेक्षा से अधिक कठिन थी और मैं इसमें सफल नहीं हो सका। लेकिन क्यू ने बोलते समय अपने चेहरे पर पुरानी यादों का भाव लिए हुए थे। स्वॉर्ड मास्टर की तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसका सामना करने में पूरी तरह असमर्थ था। यह पहली बार था जब उसने किसी जादुई वस्तु की शक्ति को सचमुच महसूस किया था। स्वॉर्ड मास्टर ने उसे केवल अपने हाथ में मौजूद तलवार के बल पर ही वश में कर लिया। उसके पास कोई परिष्कृत जादू या शक्तिशाली तलवारबाजी का इरादा नहीं था, लेकिन उस तलवार की शक्ति भयावह थी। हालांकि लेकिन क्यू हार गया था, लेकिन उस तलवार में उसकी गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसे यह विरासत अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। क्या उससे निपटना वाकई इतना मुश्किल है? नानगोंगी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसकी याद में लेकिन क्यू को कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोले, ये तो स्वाभाविक है। आखिरकार ताइजुए संप्रदाय की नींव हमारे किंगशियाओ संप्रदाय की तुलना से कहीं अधिक मजबूत है। वह निराश नहीं हुआ। इस जैड का होना ही काफी था, क्योंकि वह किसी भी समय अपनी प्रगति का परीक्षण कर सकता था। फिर उसने पिछली लड़ाई को याद करते हुए आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्पविराम। जुलाई का महीना समाप्त हुआ और अगस्त का महीना आ गया और अंततः मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के शीर्ष 10 शिष्यों का निर्धारण हो गया। जू जिन, गु चांगपिंग, यू काई, जियोवुडी, जियानडू, जिया, लियांग, लुकिंग, यांग हुआन और जिंग जीलिंग को किसी विशेष क्रम में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पिछले वर्ष के शीर्ष 10 शिष्यों में से केवल 5 ही बचे हैं, जिसका अर्थ है कि किंगशियाओ संप्रदाय प्रत्येक पीढ़ी के साथ और अधिक मजबूत होता जा रहा है। इस वर्ष की प्रतियोगिता में शीर्ष 10 शिष्यों का साधना स्तर कम से कम पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर का है, जो पहली प्रतियोगिता की तुलना में कहीं बेहतर है। शीर्ष 10 शिष्यों की ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हर कोई जानता है कि कुछ ही वर्षों में ये लोग प्रभावशाली हस्तियां बन जाएंगे जो हलचल मचा देंगे। कई शिष्यों के निष्कासन से किंगशियाओ संप्रदाय में खेद उत्पन्न हुआ, लेकिन एक बात निश्चित है, शीर्ष 10 शिष्य सभी शीर्ष श्रेणी के थे। विरल जंगल में लिक्विन क्यू अपने शिष्यों को खेती में नेतृत्व कर रहे थे। लियांग, लीशॉजिन, लीशॉमिन और यूके भी आए। वे युवानली के चारों ओर जमा हो गए और उसे सांत्वना देने के इरादे से बातें करने लगे, लेकिन बातचीत जल्दी ही अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। जिंग जिलिंग नाम का वह शिष्य कहाँ से आया? उसकी लकड़ी पर आधारित जादुई शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और उसमें अपार शक्ति है। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि साधना कक्ष में ऐसा शिष्य भी है? लियांग ने हैरानी से कहा। जिंग जिलिंग इस टूर्नामेंट के अप्रत्याशित विजेता थे, जो यूनकाई के बाद दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने शीर्ष 64 में पहुंचने के बाद ही ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। उसकी ऊर्जा समान स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी और वह लकड़ी से संबंधित जादू में निपुण था। ताली बजाते ही मंच से अनगिनत लताएं फूट पड़ीं, जिससे एक शक्तिशाली और आश्चर्यजनक दृश्य उत्पन्न हुआ। लेकिन क्यू दूर एक बड़े पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, अपनी आंखों को 2 पत्तों से ढके हुए, मानो झपकी ले रही हो। लियांग की बातें सुनकर लेकिन क्यू के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। लेकिन क्यू इस वर्ष की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। कई शिष्यों ने उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें अपार संतुष्टि का अनुभव हुआ। उनके द्वारा स्थापित किंगशियाओ संप्रदाय में असीमित क्षमता है।
इसलिए उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, अन्वेषण और अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वह भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच रहा था। जुवान राजवंश की स्थापना के साथ किंगजियाओ संप्रदाय अस्थायी रूप से परेशानी से मुक्त हो गया है, लेकिन उसे भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। हमें सन मोक्सिंग के मामले के लिए जल्द से जल्द योजना बनानी होगी और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाना होगा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि युआनली उसे देख रहा था। भीड़ से घिरे युआनली का मूड अच्छा नहीं था। वह शीर्ष 10 से बाहर हो गए थे। हालांकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को चरम सीमा तक इस्तेमाल किया था, फिर भी वह ऊर्जा पोषण क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर थे और साधना स्तर में अंतर को पाटना असंभव था। यह हार युआनली के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वह सिर्फ साहस दिखाने का नाटक कर रहा था। उन्हें स्पष्ट रूप से यह एहसास हो रहा था कि उनके युवा शिष्य उनसे आगे निकल रहे हैं। उन्हें पहले ही कई विशेष सुविधाएं मिल चुकी हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे कभी भी सबसे आकर्षक व्यक्तित्व नहीं बन सकते। अपने बगल में बैठे युनकाई, हुयान, शियाओवुडी और जिया को देखकर और फिर ली शॉजेन और ली शॉमिन को देखकर युआनली को लगा कि अगर वह अपने गुरु से नहीं मिला होता तो उसे इन लोगों के साथ बैठने का भी अधिकार नहीं होता। केवल जब भी उसे खुद पर संदेह होता था तो वह अपने स्वामी को देखते ही हार नहीं मान सकता था, क्योंकि उसके स्वामी को अब भी उस पर भरोसा था। उन्होंने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़े समय में इसे उबरना मुश्किल था। खुद को व्यस्त रखने के लिए वे केवल अपने आसपास के लोगों की चर्चाओं में शामिल हो सकते थे। बातचीत के दौरान चर्चा फिर उसी विषय पर लौट आए और उन्होंने जिया और युनकाई से पूछा कि क्या उन्हें प्रथम स्थान जीतने का भरोसा है। युनकाई स्वभाव से ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने जिया को उत्तेजक नजरों से भी देखा। जिया ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उसे जीत का भरोसा नहीं है, जो वास्तव में उसकी राय थी। उसे युनकाई से एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक अरुचि थी और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। युआनली ने ईर्ष्या भरी निगाहों से युनकाई को देखा। मुझे युनकाई की प्रतिभा से ही नहीं, बल्कि उसके अहंकारी आत्मविश्वास से भी ईर्ष्या होती है। उसने बादलों को बढ़ते हुए देखा और यहाँ तक कि जब वे कमजोर थे तब भी बादलों को यकीन था कि वे उन विरोधियों को पार कर सकते हैं जिन्हें वे उस समय हरा नहीं सकते थे। 10 साल पहले किसने सोचा होगा कि युनकाई उनके शिष्यों के समूह में सबसे प्रतिभाशाली साबित होगा। भविष्य में युनकाई से भी अधिक प्रतिभाशाली लोग अवश्य होंगे और युआनली को यह सब स्वीकार करना होगा। किंगशियाओ संप्रदाय की दूसरी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। युनकाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिया ने द्वितीय स्थान और जूजिन ने तृतीय स्थान जीता। शुवान राजवंश के जोरदार प्रचार प्रसार के तहत क्यूशू की दुनिया में अमरता के मार्ग का प्रचार शुरू हुआ। मार्शल आर्ट की दुनिया अब केवल मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रही, अधिक से अधिक साधक मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखने लगे। पलक झपकते में 3 साल जल्दी बीत गए। उस वर्ष की गर्मियों की शुरुआत में ली किंगकियू किंगशियाओ पर्वत की चोटी पर खड़े होकर शानदार चोटियों का नजारा देख रहे थे। यहाँ खड़े होकर वह कई शिष्यों को अपनी तलवारों पर उड़ते हुए देख सकता था और वह पहाड़ों के बीच आध्यात्मिक नौकाओं को आते जाते भी देख सकता था। 3 साल पहले हुए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद किंगशियाओ संप्रदाय विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग अपने बच्चों को किंगशियाओ संप्रदाय में भेजना चाहते थे और शिष्यों की भर्ती के लिए किंगशियाओ संप्रदाय की योग्यता का स्तर बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि एक साधारण शिष्य बनने के लिए भी कुछ विशेष योग्यताएं आवश्यक थीं। इन 3 वर्षों में क्यूशू की धरती पर कई नए साधना संप्रदाय उभरे हैं। उनकी गति अभी प्रबल नहीं है, लेकिन मनुष्यों के लिए साधना ध्वज का आकर्षण अपार है और उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर ली है। किंगशियाओ संप्रदाय की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही इसमें एक नाटकीय परिवर्तन भी आया है। अब पहाड़ पर भव्य इमारतें और महल खड़े हैं जो इसे और भी भव्य और प्रभावशाली बनाते हैं। लेकिन किंगकियू चट्टान के किनारे पर खड़ी थी, उसके विचार कहीं खो गए थे। उन्होंने सोचा था कि 3 साल पहले पितृसत्तात्मक मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह चक्र हर 10 साल में एक बार नहीं चलता। जियाओ वुकिंग तेजी से पीछे से चलकर उनके पास आया, आदरपूर्वक झुककर बोला, संप्रदाय के गुरुजी, मेरे बड़े भाई और तीसरे भाई ने लोगों को लेकर चेंग्यान पर्वत पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से किंगजियाओ टोकन के साथ बताया है कि वहाँ की आध्यात्मिक खान की खुदाई अभी तक नहीं हुई है। किंगशियाओ टोकन तियानगोंग हॉल द्वारा निर्मित एक संचार उपकरण है जो शिष्यों को 9 प्रांतों में कहीं से भी किसी भी समय किंगशियाओ संप्रदाय से संवाद करने में सक्षम बनाता है। वेई त्यानिक्सियोंग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, इसे किंगशियाओ संप्रदाय के संसाधन मानचित्र में जोड़ दें। लेकिन किंगकियू ने पहाड़ की ओर नीचे देखा और लापरवाही से जवाब दिया। उसका लहजा शांत था, मानो वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। जियाओ वुकिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर पूछा, हमें जिन्यान के परिवार के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें बाहर निकालो और उन्हें पूरा मुआवजा दो। अगर वे इनकार करते हैं तो तुम जानते हो कि क्या करना है। लेकिन किंगकियू ने जवाब दिया। हाँ, शाओ वुकिंग ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और वहां से चला गया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था और ली किंगकियू को इसकी आदत हो चुकी थी। उन्होंने 9 प्रांतों में साधना जगत स्थापित करने की एक भव्य योजना बनाई, जिसका पहला उद्देश्य किंगशियाओ संप्रदाय का बेहतर विकास करना था और दूसरा उद्देश्य दुनिया भर में छिपे संसाधनों को खोजने में लोगों की मदद लेना था। अब तक इसके परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं। लेकिन किंगकियू जनता के प्रति दया और न्याय की बातें तो करते हैं, लेकिन सत्ता संघर्ष में वे कभी भी उदार नहीं होते, क्योंकि यह मार्ग सर्वोच्चता की होड़ से जुड़ा है। लेकिन किंगकियू अन्य संप्रदायों को केवल किंगशियाओ संप्रदाय के नियमों के अनुसार ही विकसित होने की अनुमति देते हैं, अन्यथा उन्हें क्यूशू की भूमि में अमरता की साधना नहीं करनी चाहिए। वह ताइकुन पर्वतमाला की ओर नीचे देखता रहा, यहाँ से उसे चीन की पूरी भूमि दिखाई दे रही थी। गड़गड़ाहट, दूर से गरजने की एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। तभी ली किंगकियू ने ऊपर देखा और लिक्सियू चोटी के शिखर के ऊपर उमड़ते हुए गरजते बादलों को देखा। किसी पर विपत्ति आ रही है। पिछले 3 वर्षों में किंगशियाओ संप्रदाय ने आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में 2 और साधकों को तैयार किया है, युनकाई और जूजिन। जूजिन आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण हॉल के प्रमुख बन गए, जबकि ली सिफेंग साधना हॉल में चले गए। हालांकि ली किंगकियू को विपत्ति का मंच दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह विपत्ति से गुजर रहे लोगों की विशाल आदिम ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इस बार जिया को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था।
लेकिन क्यू के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसका मूड खुशनुमा हो गया। उसके पास जितने अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र के साधक होते हैं उतना ही अधिक आत्मविश्वास उसे मिलता है। वह मुड़ा और पहाड़ से नीचे उतर गया। किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा कष्ट भोगने में सहायता करने की वर्तमान पद्धतियों के अनुसार जिया को अपने कष्ट भोगने के दौरान कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उसका उसकी सहायता करने जाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद वह आध्यात्मिक जागरूकता के क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करने की योजना बना रहा है। 3 वर्षों में उनकी साधना का स्तर आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र के चौथे स्तर से 5वें स्तर तक पहुंच गया और वे छठे स्तर से ज्यादा दूर नहीं थे। जैसे जैसे किंगशियाओ संप्रदाय साधना संसाधनों का अधिग्रहण और विकास करता है, लेकिन क्यू स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उनका लाभ उठाता है। वह अपनी साधना प्रगति की कभी उपेक्षा नहीं करता क्योंकि वही किंगशियाओ संप्रदाय का भरण पोषण करने वाला है। जंगल से होकर पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए लेकिन क्यू गुफा के सामने वाले जंगल में पहुंचा, जहां उसने युनकाई को इंतजार करते हुए देखा। आध्यात्मिक चेतना के स्तर को प्राप्त करने के बाद युनकाई की आभा और भी अधिक मजबूत हो गई, जो जूनिन की आभा से कम नहीं थी। जूनिन की शीतलता के विपरीत युनकाई एक विलक्षण प्रतिभा के दबंग आभास को अधिक प्रदर्शित करता है। लेकिन क्यू को आते देख युनकाई तुरंत उनका अभिवादन करने चली गई। संप्रदाय के गुरुजी, अब मुझे कार्य सौंपने का समय आ गया है। मैं अब इतना सक्षम हो गया हूं कि किंगशियाओ संप्रदाय में योगदान दे सकूं, युनकाई ने गंभीरता से कहा और लेकिन क्यू को रोक दिया। आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह संप्रदाय की शीर्ष श्रेणी की विशेषज्ञ बन जाएगी। उसकी इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि पुण्य की है। उसका लक्ष्य 10 सच्चे प्रभुओं को प्राप्त करना है। 10 सच्चे स्वामियों को न केवल शक्ति की आवश्यकता होती है बल्कि ऐसी उपलब्धियों की भी आवश्यकता होती है जो पूरे संप्रदाय का सम्मान अर्जित करें। हालांकि युनकाई प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। कई लोगों का मानना है कि वह संप्रदाय के नेता द्वारा संसाधनों का उपयोग करके बनाई गई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और वह जू जिन जैसी प्रतिभाओं से कहीं कमतर हैं जिन्होंने धीरे धीरे तरक्की की है। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, सच में एक मिशन है और मैं इस बारे में दुविधा में हूं कि किसे भेजूं। मैं जा रही हूं, युनकाई ने उत्साह से कहा। लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोले, उत्तरी सीमा पर एक दानव प्रकट हुआ है। इस बार यह कोई भूत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर में राक्षसों का इलाका है। मैं चाहता हूं कि आप उस राक्षस के मूल का पता लगाएं। यदि संभव हो तो उसे पकड़ लेना सबसे अच्छा होगा। बेशक आपको राक्षसों के इलाके के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा संप्रदाय पर समय से पहले ही विपत्ति आ जाएगी। बेइटिंग ने पहले ही किंग शियाओमेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और शुवानचौ के साथ उसके अच्छे संबंध थे। दोनों पक्षों ने शत्रुता समाप्त कर दी थी और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। ऐसी परिस्थितियों में बेइटिंग के सामने एक अनसुलझी समस्या खड़ी हो गई और उसने स्वाभाविक रूप से मदद के लिए किंग शियाओमेन के पास लोगों को भेजा। अध्याय 285 जियांग द्वीप पर छिपे खतरे। लेकिन क्यू से मिशन मिलने के बाद युनकाई उत्साहपूर्वक तैयारी करने नीचे गई। वह अकेली नहीं गई थी, वह अपनी 7 बहनों को भी साथ ले गई थी। इन 7 महिला शिष्यों का साधना स्तर अब कम से कम पोषण युवान क्षेत्र के चौथे स्तर का था। लेकिन क्यू के विचार में युनकाई को मदद की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह इन 7 महिला शिष्यों के लिए पुण्य और अवसर प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। उत्तरी सीमा विशाल और विरल आबादी वाली है। युनकाई को अकेले राक्षस की तलाश करने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा। कई दिनों बाद रात हुई, लेकिन क्यू लिंगशियाओ प्रांगण में पहुंची, जहां सभी हॉल मास्टर एकत्रित थे और यहां तक कि वे त्यानिक्सियोन भी आए हुए थे। 3 साल तक साथ रहने के बाद वे त्यानिक्सियोन की किंगशियाओ संप्रदाय के प्रति मान्यता बढ़ गई है और उसकी वफादारी 90 तक पहुंच गई है। लेकिन ली किंग के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी अभी भी 80 के आसपास ही बनी हुई है। लेकिन क्यू कभी कभी संप्रदाय के विकास पर चर्चा के दौरान उन्हें स्वर्गीय शिल्प हॉल के प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते थे। लेकिन क्यू के आगमन को देखते ही सभी हॉल मास्टर खड़े हो गए और झुककर प्रणाम किया, जिसमें वे त्यानिक्सियोन भी शामिल था, क्योंकि उसका जीवन ली किंग के हाथों में था और वह लापरवाही करने का साहस नहीं कर सकता था। लेकिन क्यू अपनी कुर्सी तक गए, सबको बैठने का इशारा करने के लिए हाथ उठाया और फिर खुद सबसे पहले बैठ गए। उसके बाद बाकी लोग भी बैठ गए। उन्होंने वे त्यानिक्सियोन और जुयान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, किंगजियाओ टोकन पर शोध कैसा चल रहा है? इसमें वह ट्रैकिंग क्षमता कब जोड़ी जा सकेगी जो मैं चाहता हूं? जब यह मामला उठा तो वे त्यानिक्सियोन ने शिकायत किए बिना नहीं रह सके। किंगजियाओ संप्रदाय की नींव बहुत कमजोर है। मुझे अभी भी तियानगोंग हॉल के शिष्यों को बुनियादी नियम सिखाने हैं। जिन नियमों को मुझे लगता है कि वे सीधे सीख सकते हैं, उन्हें पहले मुझे तोड़कर उनके सिद्धांत बताने होंगे। आप जिस ट्रैकिंग क्षमता की बात कर रहे हैं उसके लिए कम से कम 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। किसी सुनसान जगह पर एक संप्रदाय की स्थापना करना उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। स्वर्गीय पाताल सागर में यदि आप एक संप्रदाय स्थापित करना चाहते हैं तो आप अन्य साधकों को अपने पक्ष में करने और जल्दी से एक प्रणाली बनाने के लिए धन और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अंततः उसे समझ में आ गया कि लेकिन क्यू स्वर्ग शिल्प हॉल की स्थापना क्यों करना चाहता था। दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय में प्रत्येक शिष्य को संरचनाओं, रसायन शास्त्र, शस्त्र निर्माण, पौधरोपण आदि का कुछ न कुछ ज्ञान होता था। संप्रदाय को केवल अधिक गुप्त नियमावली और विरासतें खरीदने और उनके लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी। लेकिन किंगशियाओ संप्रदाय में ऐसा नहीं था। भले ही वे श्रेष्ठ संरचनाएं प्रस्तुत करते, शिष्य उन्हें समझ नहीं पाते थे। सीधे शब्दों में कहें तो त्यानमिंग सागर में साधना का वातावरण बेहतर है और प्रत्येक नए शिष्य को संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले ही साधना के मार्ग के बारे में जानकारी और ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। इसी जानकारी के कारण वे त्यानिक्सियोन ली किंग का बहुत सम्मान करते थे। किंगशियाओ संप्रदाय वास्तव में एक नश्वर संप्रदाय से एक साधना संप्रदाय में परिवर्तित हो गया था। उसके अलावा संप्रदाय के बाहर से बहुत कम साधक थे। पिछले 1 वर्ष से वे त्यानिक्सियोन तियानगोंगटांग को मार्गदर्शन दे रहे हैं और वे जानते हैं कि तियानगोंगटांग में क्या कमियां हैं। ये बात केवल तियानगोंगटांग पर ही नहीं बल्कि अन्य विभागों पर भी लागू होती है। किंगशियाओ संप्रदाय में अमरता के मार्ग की मूलभूत समझ का अभाव है और इसके अधिकांश शिष्य साधना तो करते हैं लेकिन अभी तक वास्तव में अमर साधक नहीं बन पाए हैं।
किंगशियाओ संप्रदाय में साधना के बुनियादी ज्ञान को लोकप्रिय बनाना सबसे कठिन चुनौती है। मैंने सुना है कि 10 साल पहले किंगशियाओ संप्रदाय अभी भी अपने शिष्यों को पढ़ना सिखाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे त्यानिक्सियोन को समझ नहीं आया कि ली किंगक्यू यहाँ एक संप्रदाय क्यों स्थापित करना चाहता था। यद्यपि 9 प्रांतों में छिपे हुए संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं, वे बहुत कम और दूर दूर स्थित हैं और त्यानमिंग सागर की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। त्यानमिंग सागर के किसी भी द्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा किंगशियाओ संप्रदाय की पवित्र भूमि के बराबर है। इसके अलावा 9 प्रांतों के उत्तर में स्थित दानवों की भूमि का खतरा भी मंडराता रहता है। 1 साल, कोई बात नहीं, ली किंगक्यू संतुष्टि से मुस्कुराया। उसके जवाब ने वेई त्यानिक्सियोन को बोलने में हिचकिचाहट पैदा कर दी, लेकिन अंततः उसने खुद को रोक लिया। ली किंगक्यू के विचार में 1 साल वास्तव में लंबा समय नहीं है। फिर ली किंगक्यू ने दूसरों की ओर देखा और एक एक करके प्रत्येक हॉल के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा शुरू की। वर्तमान में किंगशियाओ में ने 3 शाखा शहर स्थापित किए हैं और विभिन्न राज्यों के प्रांतों में हवेली को गढ़ के रूप में अधिग्रहित किया है। सबसे विकसित शहर जोंगटियन नमर नगरी है, जहां प्रतिदिन 1000 से अधिक शिष्य निवास करते हैं। बाहर प्रशिक्षण ले रहे शिष्य जोंगटियन नमर नगरी में विश्राम करना पसंद करते हैं, जहां वे दवाइयां, जादुई उपकरण, ताबीज आदि खरीद सकते हैं। शाखा नगरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक शाखा में शाखा केंद्रों की संख्या भी बढ़ती है। प्रत्येक शाखा वास्तविक विकास स्थिति के अनुसार अपनी विकास योजना में बदलाव करेगी और उसे आगे बढ़ाएगी। ऐसी परिस्थितियों में गलतियां होना स्वाभाविक है। वेई त्यानिक्सियोन ने फिर कुछ नहीं कहा। वह अन्यमनस्क प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वह सुन रहा था। दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय समाप्त हो चुका था और वह इस नवस्थापित संप्रदाय में आ गया था। अंधकार में उसे महसूस हुआ कि ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है। हालांकि उन्हें हेवनली क्राफ्ट हॉल के शिष्यों में बुनियादी साधना सिद्धांतों की कमी की शिकायत है, लेकिन वास्तव में वे उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। सीखने की उनकी उत्सुकता और अथक संघर्ष भावना डिवाइन ओरिजिन संप्रदाय में दुर्लभ है। वह एक प्रश्न के बारे में सोच रहा था, बदला कैसे लें? उसके लिए खुद बदला लेने की कोशिश करना एक कोरी कल्पना से कम नहीं है। यदि हम एक शक्तिशाली संप्रदाय का विकास कर सके जो धीरे धीरे त्यानमिंग सागर के अधिपति को पराजित करके उसकी जगह ले ले, तो वही सच्चा बदला होगा। हालांकि किंगशियाओ संप्रदाय को उस स्तर तक विकसित करने में 100 या 200 साल से कहीं अधिक समय लगेगा। क्या वह इतने लंबे समय तक इंतजार कर सकता था? इसलिए वेई त्यानिक्सियोन बहुत झिझक रहा था। उसे यकीन नहीं था कि उसे किंगशियाओ संप्रदाय के विकास में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए या नहीं। योजो और नानचुजो के पश्चिम में एक खतरनाक इलाका है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें उस खतरनाक इलाके की पहले से ही पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ताकतवर परिवार वहां घुसपैठ कर चुके हैं, जूजिन ने कहा। प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख होने के नाते उन्हें उस इलाके के विभिन्न स्थानों की जानकारी थी। जैसे जैसे किंगशियाओ संप्रदाय ने अपनी प्रभुत्वशाली शक्ति का प्रदर्शन किया, वे अनिच्छुक कुलीन परिवार बाहर की ओर पलायन करने लगे, किंगशियाओ संप्रदाय के क्षेत्र से बाहर अमरता प्राप्त करने या साधना संसाधनों की खोज करने की तलाश में, और पश्चिम की खतरनाक भूमि सबसे अच्छा लक्ष्य बन गई। पश्चिमी भाग एक खतरनाक जगह है, जहां खड़ी पहाड़ियां, घने जंगल और साल भर व्याप्त रहने वाली दुर्गंध है। एक बार इसमें कदम रखने पर लोग आसानी से रास्ता भटक सकते हैं। इतिहास में केवल भगोड़े ही इसमें प्रवेश कर पाए हैं। वहां उपस्थित सभी हॉल मास्टर्स को एजो ड्रैगन डोमेन के अस्तित्व की जानकारी थी और वे समय से पहले उससे टकराने को लेकर चिंतित भी थे। हालांकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गईं, किंगशियाओ संप्रदाय की रणनीति में भी तदनुसार बदलाव करना पड़ा। वे एजो ड्रैगन डोमेन के हमला करने से पहले ही किंगशियाओ संप्रदाय को परेशान करने के लिए भीड़ियों का झुंड खड़ा नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्यू ने सोच विचार करते हुए कहा, अब खोजबीन का समय आ गया है। चलिए पहले प्रशिक्षण कक्ष में खतरनाक पश्चिमी क्षेत्र की खोज से संबंधित कुछ कार्य जोड़ देते हैं। एजो ड्रैगन डोमेन क्यूशू की भूमि से बहुत दूर है। वहां पहुंचने के लिए खतरनाक पश्चिमी क्षेत्र को पार करना और अन्य विशाल क्षेत्रों को पार करना आवश्यक है। पहले ली किंगक्यू खतरनाक पश्चिमी क्षेत्र में इतनी जल्दी कदम नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब भले ही किंगशियाओ संप्रदाय वहां न जाए, दूसरे वहां जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी रणनीति बदलनी होगी। पश्चिमी क्षेत्र की खतरनाक स्थिति पर चर्चा करने के बाद शिवजिन ने अपने शिष्यों के बीच व्याप्त द्वेष का मुद्दा उठाया। हाल ही में भाइयों द्वारा एक दूसरे की हत्या की कई घटनाएं घटी थीं। ये शिष्य प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने के अवसर का लाभ उठाकर सांसारिक दुनिया में जीवन मरण के युद्ध लड़ रहे थे। यदि इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में ऐसी और भी घटनाएं घटित होंगी। जहां भी लोग होते हैं वहां संघर्ष की दुनिया होती है। किंगशियाओ संप्रदाय में हमेशा सामंजस्य नहीं रह सकता, मनमुटाव होना स्वाभाविक है। लेकिन क्यू ने हानलैंग की ओर देखते हुए कहा, तलवार संप्रदाय ऐसी घटनाओं के लिए और भी नियम बना सकता है। समय आने पर मुझे दिखा देना। मेरा एक ही सिद्धांत है, समझदारी से काम लेना और किसी को भी, चाहे वह कोई भी हो, जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है, उसकी रक्षा न करना। हानलैंग ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह लौटने पर तलवार संप्रदाय के वरिष्ठों के साथ इस पर गंभीरता से चर्चा करेगा। जब झांग यूचुन की बारी आई तो उसने तुरंत कहा, हमें एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी है। सन मोक्सिंग ने मुझे बताया कि वह त्यानमिंग सागर के जियांग द्वीप से आता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ वेई इस संप्रदाय से परिचित हैं। ये सुनकर सभी लोग वेई त्यानिक्सियोन की ओर देखने लगे। वे सभी इस व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक थे। उन्हें केवल इतना पता था कि उसकी साधना का स्तर अतुलनीय है, उसका पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली है और संप्रदाय के नेता को उस पर बहुत भरोसा है। जियांग द्वीप शब्द सुनते ही वेई त्यानिक्सियोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जियांग द्वीप के लोग नीच और निर्लज हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जियांग द्वीप त्यानमिंग सागर का एक मामूली द्वीप है, वरना उन्हें 9 प्रांतों के महाद्वीप के पास के समुद्री क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अगर जियांग द्वीप को किंगशियाओ संप्रदाय के अस्तित्व का पता चल गया तो वे निश्चित रूप से बड़ी संख्या में साधकों को इसे लूटने के लिए भेजेंगे। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे गंभीर हो गए। झांग यूचुन ने वेई त्यानिक्सियोन की ओर देखा और पूछा, क्या हमारे और जियांग द्वीप के बीच बातचीत की कोई संभावना नहीं है? वेई त्यानिक्सियोन ने उपहास करते हुए कहा, केवल समान शक्ति वाले ही ऐसी बातें कर सकते हैं।
सभी साधना संप्रदाय तुम्हारे जैसे नहीं होते जो परोपकार और धर्म के बारे में इतनी बातें करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे किंगशियाओ संप्रदाय मजबूत होता जाएगा वह जल्द ही दक्षिण की ओर बढ़ेगा और जियांग द्वीप के लिए खतरा पैदा करेगा। वे किंगशियाओ संप्रदाय को अपनी स्थिति के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। शेन यू ने उसकी ओर देखा और पूछा, जियांग द्वीप की विशिष्ट शक्ति क्या है? आध्यात्मिक जागरूकता के स्तर पर कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोगों ने इसे पार कर लिया है? इस सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों को घबरा दिया। यदि हम आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र को शक्ति के मापक के रूप में उपयोग करें तो वे अपने और जियांग द्वीप के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। वे ये भी जानना चाहते थे कि साधना जगत में किंगशियाओ संप्रदाय को शक्ति के किस स्तर पर माना जाएगा। मेरे सील होने से पहले ही उनके द्वीप का स्वामी आध्यात्मिक चेतना के स्तर से परे एक प्राणी था। वर्षों में शायद कुछ और लोगों ने भी यह स्तर प्राप्त कर लिया है। जहां तक उनके आध्यात्मिक चेतना के स्तर के साधकों की संख्या की बात है तो उनकी संख्या कम से कम 500 है, शायद इससे भी अधिक। वेई त्यानिक्सियोन के जवाब ने सभी पर भारी दबाव डाल दिया। 500 से अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र के साधक, ये कितनी भयानक शक्ति है। झांग यूचुन ने भौहें चढ़ाईं। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने सन मोक्सिंग से सीखा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सन मोक्सिंग उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन क्यू भावहीन बनी रही, विचारों में डूबी हुई थी। चू जिंग ने झांग यूचुन की ओर देखकर पूछा, सन मोक्सिंग ने पहले खुद को एक भगोड़ा साधक बताया था, लेकिन अब उसने जियांग द्वीप के साधक के रूप में अपनी पहचान उजागर कर दी है। वह यहाँ किसी मिशन को अंजाम देने आया होगा। क्या हॉल मास्टर झांग को इसकी जानकारी है? झांग यूचुन ने उत्तर दिया, जियांग द्वीप हमारे किंगजियाओ संप्रदाय के अस्तित्व से अनभिज्ञ है। सन मोक्सिंग ने केवल उत्तरी क्षेत्रों का पता लगाने का मिशन स्वीकार किया था। जियांग द्वीप भी राक्षसी क्षेत्रों से सावधान रहता है, इसलिए वह हर कुछ दशकों में शिष्यों को उत्तर की ओर भेजता है। इन शब्दों से हॉल मास्टरों को राहत मिली। फिलहाल तो उन्हें जियांग द्वीप का सामना नहीं करना पड़ेगा। झूयान ने पूछा, अगर सन मोक्सिंग मिशन की रिपोर्ट देने वापस नहीं जाता है तो जियांग द्वीप शायद दूसरे साधकों को भेजेगा। छिपा हुआ खतरा बना रहेगा। हम उसे कैसे मना सकते हैं? और अगर मना भी लें तो क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन क्यू ने कहा, इस मामले में मैं स्वयं निर्णय लूंगा। जियांग द्वीप के खतरे में आने के कारण हमें पहले से तैयारी करनी होगी। इसके बाद हम युवानती बंदरगाह कस्बे का तेजी से विकास करेंगे और इसे एक शहर के रूप में विकसित करेंगे। साथ ही तियानगोंग हॉल में समुद्र पार करने के लिए जादुई कलाकृतियों का अध्ययन किया जाएगा। हमें अपने शिष्यों को समुद्र में लड़ने में सक्षम बनाना होगा। झूयान ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और अन्य हॉल मास्टर्स ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन क्यू ने भीड़ पर नजर डालते हुए कहा, किंगशियाओ संप्रदाय अन्य साधना संप्रदायों के साथ आसानी से युद्ध शुरू नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, लेकिन हमें किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम 9 प्रांतों के अधिपति हैं, लेकिन व्यापक दृष्टि से हम अभी भी बहुत कमजोर हैं। मुझे आशा है कि आप आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे। इस अध्याय का अंत।